नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो चुनावी मौसम में बीजेपी अपने लिए सत्ता की चिकनी सड़क बनाने के मौके तलाश रही है, लेकिन अब उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे झटके पर झटके मिल रहे हैं। आज की ही बात करें तो पहला झटका बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से लगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के दो मजबूत ढाल माने जाते हैं। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को मोदी सरकार ने तीसरी बार बढ़ा दिया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस पर आज रोक लगा दी है। इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है कि संजय मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल एक्सटेंशन का फैसला गैर कानूनी है, यानी अवैध है। और इस फैसले के बाद तय है कि अब संजय मिश्रा 18 नवंबर नहीं बल्कि 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रहेंगे और इसके बाद ईडी में किसी और को निदेशक बनाया जाएगा। तो एक झटका तो ये है, और दूसरा झटका बीजेपी को दूसरा झटका दिल्ली पुलिस ने दिया है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अब तक मोदी जी ने इस्तीफा देने नहीं कहा, न ही महिला पहलवानों के हक पर कोई बात कही। अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी से पूछा है कि वो चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करेंगे। जरा सुनिए। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? यह सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में, और आप क्या कीजिएगा? तो सुन रहे थे आप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बृजभूषण शरण सिंह पर सीधा सवाल कर रही हैं मोदी जी से। और मोदी सरकार को यह दूसरा झटका, पहला ईडी, दूसरा बृजभूषण शरण सिंह और तीसरा झटका जो है वो मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में ही लगा है, जहां सेमीकंडक्टर चिप बनाने के $19.5 अरब के करार को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आप याद कीजिए कि कल प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जब जुड़े हुए थे, हम लोग कल शाम का कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय उन्होंने इस बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली ये ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच पिछले साल ही ये डील हुई थी और गुजरात चुनाव से पहले इसका ऐलान करते हुए बीजेपी ने दावा किया था कि इससे 1 लाख रोजगार मिलेंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस डील को महाराष्ट्र की जगह गुजरात में शिफ्ट किया गया था ताकि इसका फायदा बीजेपी को मिले चुनाव में। तब तो बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन अब न डील बची न रोजगार बचा। तो यहां सवाल उठता है कि क्या अगला बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, जो अगला चुनाव है यानी कि लोकसभा का चुनाव। गुजरात में तो अभी लोकसभा का ही चुनाव होगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। 5 साल का इंतजार करना है अभी। बीजेपी को यह तीसरा झटका, बीजेपी को चौथा झटका महाराष्ट्र में लगा है, जहां एनसीपी को तोड़ने की कामयाबी के बाद भी शरद पवार को झुकाने में बीजेपी नाकाम रही। अब खबर आई है कि लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि पर पुणे में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शरद पवार रहेंगे। इस कार्यक्रम में अजित पवार भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार की मौजूदगी से बीजेपी को यह याद आता रहेगा कि महाराष्ट्र में उसके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है।
और बीजेपी को 5वां झटका मिला है विपक्षी दलों की एकजुटता से। जी हां, आपको पता ही है कि बेंगलुरु में होने वाले जो 17 और 18 तारीख को जो होने वाली विपक्षी एकता की दूसरे राउंड की बैठक के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित कर दिया है और इसमें सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली हैं। कर्नाटक से कांग्रेस के लिए हमेशा सत्ता की नई राह निकली है, आपको पता ही है, और इस बार भी संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। राहुल गांधी धान बोने के बाद अब लोकसभा में कांग्रेस की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। आज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ लोकसभा की तैयारी के लिए कांग्रेस ने बैठक की। यह सिलसिला अब बाकी राज्यों में भी चलेगा। कांग्रेस जहां जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी किसी तरह अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित किया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। All senior leaders should take responsibility of the parliamentary constituencies. Therefore, we are giving senior leaders to have a responsibility on each and every parliamentary constituency of Maharashtra. Number 2, on September month, we will do a massive padayatra under the leadership of one big leader in each district of Maharashtra. Number 3, after that, नवंबर दिसंबर में एक बस यात्रा भी प्लान कर दिया पूरा नेतागण के लिए। एक कंबाइन बस यात्रा प्लान कर दिया महाराष्ट्र के लिए। आज का डिस्कशन महाराष्ट्र के लिए बनी। तो महाराष्ट्र वी आर गोइंग टू हैव ए मैसिव इलेक्शन प्रिपरेशन प्रोसेस। इलेक्शन राहुल जी हैज गिवन अ डायरेक्शन, कांग्रेस प्रेसिडेंट आल्सो गिवन अ डायरेक्शन। कल से कैंपेन शुरू करने के लिए मूड में आना चाहिए। तो कांग्रेस पूरे जोश में दिखाई दे रही है और बता रहे हैं केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, संगठन महासचिव, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हम महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। बस यात्रा भी करेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे, मैसिव कैंपेन शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आखिर क्यों महाराष्ट्र से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे हम। बीजेपी के राज में दोस्तों पिछले 9 सालों में आम जनता को कई बार झटके लगे हैं। कभी नोटबंदी, तो कभी जीएसटी, कभी लॉकडाउन के झटके, और इतना काफ़ी नहीं था तो 150 रुपये किलो टमाटर के झटके सहित महंगाई, बेरोजगारी के झटके तो जनता को लग ही रहे हैं। बीजेपी तो परवाह नहीं करती कि जनता इन झटकों को कैसे सहती है, लेकिन अब विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में जनता की दुखती रग पर मलहम लगाने में जुट गई है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज़ पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी झटकों से उबर पाएगी। क्या अब की बार बहुत मुश्किल में फंसी हुई है बीजेपी? क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी के अंदर खाने जो परेशानियां, कुलबुलाहट, छटपटाहट दिखाई दे रही है, वो साफ बयां कर रही हैं, वो तस्वीरें साफ समझा रही हैं, बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आज ही बृजभूषण शरण सिंह की हम बात कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पत्रकार को, जो उनसे बात कर रही थी, पूछ रही थी कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है इसके बाद आप क्या करेंगे, क्या आप इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने जो कुछ किया है उस बारे में आप अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में आपको पता चल गया होगा। लेकिन सीधा मामला है कि एक इंसान के ऊपर अगर महिला के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगा है तो वो बता भी रहा है कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, मैं ऐसा ही हूं। खैर, तो बहुत कुछ है, और बृजभूषण शरण सिंह का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी से सांसद हैं। इसलिए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन झटकों से कैसे उभरेगी बीजेपी, और बीजेपी को जो झटके पे झटके लग रहे हैं उससे इस देश में जो सियासी माहौल है देश का, वो किस दिशा में जा रहा है। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी मौजूद हैं, और हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में, और चर्चा झटकों की कर रहे हैं। झटके, प्रशांत टंडन जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं।
ये जो झटके लग रहे हैं इसमें सबसे बड़ा झटका ईडी का है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई न सिर्फ ईडी मसले पे हुई है बल्कि 370 पे भी सुनवाई हुई है, बिल्किस बानो मामले पे भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी बात की जाए, क्योंकि सुनवाई तो हो ही रही है, लेकिन एक फैसला जो आया है वो ईडी का आया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसका फैसला, और उस पर सीधा सीधा सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है, क्योंकि सरकार को कह दिया गया है, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया है कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, अवैध है, गैर कानूनी है। क्या कहेंगे राजीव जी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो स्वागत योग्य है ईडी के मामले पे, और 3 बार इनको संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन मिला, 3 बार, और वो उनको 2023 के अक्टूबर तक का एक्सटेंशन था उनके ऊपर, और उनकी जिम्मेदारी थी, हम सब जानते हैं जिम्मेदारी उनकी क्या थी, बीजेपी की सरकारें बनाने की जिम्मेदारी थी उनके पास, विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी का सम्मन भेजने की जिम्मेदारी थी। बहुत विश्वास पात्र थे मोदी साहब के ये, और इसलिए इनको बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था। इनकी तो रिटायरमेंट के बाद इनकी भी जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल था एक्सटेंशन, तो आज से ही क्यों नहीं खत्म कर दिया उनका कार्यकाल? कोई गैर कानूनी काम है तो गैर कानूनी की कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं होता गैर कानूनी काम का, कि 30 तारीख को भुनाएंगे वो, तो अगले वो करीब 20 दिन वो रहेंगे, 19 दिन, वो 19 दिन में उनके ऊपर कोई निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सी फाइलें दबाएंगे, कौन सी चलाएंगे, क्या करेंगे? ईडी का डायरेक्टर बहुत ताकतवर चीज होता है, हम देख रहे हैं पिछले 2-3-4 साल से कि ईडी का डायरेक्टर कितना ताकतवर होता है, कि वो देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है, सरकारें गिरा सकता है, चुनी हुई सरकारें गिरा सकता है। अब दूसरी बात यह कि राजीव जी, पूरी सरकार एक्सटेंशन पर है। सीबीआई डायरेक्टर भी नए सीबीआई डायरेक्टर बनने से पहले एक्सटेंशन पे थे, आईबी के डायरेक्टर नया बनने के पहले एक्सटेंशन पे थे, रॉ के डायरेक्टर नया बनने के पहले सामंत साहब को भी एक्सटेंशन मिले 2 बार, और अब आगे देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जितने भी हैं, आप देखिए कि जितने भी हैं वो सब एक्सटेंशन पे। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा 2019 से कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और ये अगस्त 2023 तक एक्सटेंशन पर हैं। गृह सचिव अजय भल्ला अक्टूबर 2024 तक एक्सटेंशन पर हैं। डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमने अक्टूबर 2024 तक एक्सटेंशन पर हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा अप्रैल 2024 तक एक्सटेंशन पर हैं। तो यानी आपके जो प्रमुख ब्यूरोक्रेट है, सरकार पूरी एक्सटेंशन पर है, 2-2, 3-3 एक्सटेंशन मिल रहे हैं। आईबी, रॉ, सीबीआई, ईडी, गृह सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, बचा क्या? अगर आपको नया टैलेंट ही नहीं मिल रहा है इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी में, तो आप सरकार क्या चला रहे हैं? और आप देखिए कितने जो अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से, अंडर सेक्रेटरी से रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 2019 से एक्सटेंशन पे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब। कितने डिजर्विंग ऑफिसर रिटायर हो गए होंगे, कम से कम 5-6। तो ये बहुत ही खराब संदेश जा रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये जंग लगा हुआ स्टील फ्रेम है, और इनकी आवाज भी नहीं निकल रही है कि अपने आपके अगर हक मारे जा रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर देखिए आप, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर एजीएमयूटी कैडर से चुना जाता था हमेशा। एक अपवाद को छोड़ के अजय मिश्रा बन गए थे, अजय शर्मा या मिश्रा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यूपी कैडर के थे। उसके बाद जी अजय शर्मा जी। अब उसके बाद आप देखिए कि लगातार दूसरी बार
पहले आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर लाए गुजरात कैडर का, जो आपके बड़े खास थे, राकेश अस्थाना। उसके बाद जो मौजूदा कमिश्नर वो तमिलनाडु कैडर के हैं। तो इतने बड़े एजीएमयूटी कैडर में कोई एक सक्षम पुलिस अधिकारी नहीं है जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बन सके। ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत पीड़ा है और इसकी बड़ी सामान्य लोगों की सरकार नहीं है। वो करियर बर्बाद कर देंगे, रिटायरमेंट बर्बाद कर देंगे, वो जेलों में डाल देंगे, फर्जी केसेस डाल देंगे, इसलिए लोग शांत हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगर शांत अगर है तो ब्यूरोक्रेसी गलतियां भी कराती। दूसरा एक झटका जो धीरे का झटका है लेकिन जोर से महसूस हो रहा है, जिसकी चर्चा आपने नहीं की और कल मैंने की थी चर्चा। अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी मिनिस्टर भारत में है। आज उन्होंने विदेश सचिव से बात की है और आज उन्होंने दिल्ली में कुछ सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट वर्कर्स से लंबी बात हुई है। ढाका जाने से पहले उनकी ये 2 बातचीतें हो गई हैं। तो एक ये भी झटका है जो लग रहा है, जिसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी साहब की स्टेट विजिट के बाद जिस अधिकारी को या मंत्री को भारत भेजने का तय किया वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के मामले पे तय किया। वो उन्होंने कॉमर्स, बिजनेस, डिफेंस, स्ट्रेटजी इन सब मामलों पे नहीं भेजा। तो ये भी एक झटका है। और बाकी ब्रजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कर दी, बड़ा एहसान किया, लेकिन वो आज़ाद क्यों है? इतने गंभीर आरोप अगर चार्जशीट में लगाए हैं और दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इनको जेल में होना चाहिए, तो वो जेल में क्यों नहीं है? अगर जेल में या जमानत की जो शर्तें होती हैं उसमें एक प्रमुख शर्त ये होती है कि कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली ना हो कि जो इन्वेस्टिगेशन को या मुकदमे को या ट्रायल को प्रभावित कर सके। कोई मुझे बता दे, दर्शकों में जो हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की ये हैसियत नहीं है कि वो केस को पकड़ेगा, वो गवाहों को डरा सकता है, धमका सकता है? तो वो जेल के बाहर क्यों है? वो सलाखों में क्यों नहीं है? ये महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली पुलिस ने कोई एहसान नहीं किया चार्जशीट करके, उन्होंने अपनी कानूनी दायित्व को निभाया। लेकिन वो दूसरा कानूनी दायित्व ये भी है कि साक्ष्यों की, गवाहों की सुरक्षा। यह आदमी जिसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, जो खुलेआम टीवी कैमरे में आके कहता है कानून बदलवा दूंगा, जो खुलेआम ये टीवी कैमरे में कहता है कि मैंने एक हत्या की है, गोली से मार दिया किसी को, ये बोलता है, तो ये व्यक्ति गवाहों को प्रभावित कैसे नहीं कर पाएगा? ये पुलिस को सोचना चाहिए। तो झटकों का सबसे बड़ा झटका तो राजीव जी ये है कि ये सरकार जो नैतिक आधार है शासन करने का, वो खो चुकी है। बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन लगातार उस पे परतें जो है मोटी होती जा रही हैं। राजीव जी, परतें मोटी होती जा रही हैं और आपके ही शब्दों में कहूं तो मौसम बदल रहा है और वो अब सामने आ रहा है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या मौसम सचमुच बदल रहा है? स्वामी जी, देखिए, जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है और 31 जुलाई तक ईडी साहब को, संजय मिश्रा जी को अनुमति दी है काम करने की, मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया है। मैं सिद्ध करता हूं कि कैसे उन्होंने ठीक किया है। एक बार एक थाने में थानेदार साहब जो थे वो काजू खा रहे थे, पीछे कांस्टेबल खड़ा था प्लेट लेके काजू की, तो थानेदार साहब हाथ पीछे करते और काजू खाते। जब उन्होंने हाथ पीछे किया और देखा कि काजू नहीं आया, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, काजू कहाँ गया? उसने कहा साहब आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है, संजय मिश्रा का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। और संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक इसलिए टाइम दिया गया है कि पंडित जी महाराज, अब आप जो आदेश देंगे आपके मातहत अधिकारी अब उसका अनुपालन नहीं करेंगे। जल्दीबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे और पुराने किए हुए कृत्यों को छिपाने का प्रयास करेंगे तो आपके ही मातहत अधिकारी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं एक एक चीज पे निगाह रखेंगे। देखिए, वास्तविकता में राजीव जी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत इसलिए आवश्यक है कि राजशाही और लोकतंत्र में अंतर क्या है।
राजशाही में एक राजा होता था, अगर वो 25 साल तक राजा होता था तो उसके जो लाइक्स होते थे वो राज्य करते थे, जो उसके डिसलाइक्स होते थे वो दंड भोगते थे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, यहाँ का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता था या जुडिशरी होती थी, उसका कार्यकाल 3-4-5 साल का होता था। लोकतंत्र में जो विधानसभा लोकसभा का 5 साल का होता था, बाकी लोगों का 3-4 साल का होता था। तो अगर कोई ऐसा अधिकारी आ गया जो आपके खिलाफ उसकी कोई दुर्भावना है, जब वो बदलेगा तो नए अधिकार से आप कानून के और अधिकारों की गुहार कर सकते थे। मिश्रा जी को जिस प्रकार से लगातार एक्सटेंशन दे रही थी सरकार, इसका मतलब यह है कि अब जो नया अधिकारी आएगा, जो भी नया अधिकारी आएगा, और 11 महीने के बाद जब सत्ता बदलेगी तब नया अधिकारी आएगा, इन फाइलों का पुनर्निरीक्षण करेगा। और ये देखा कि मिश्रा जी जिस प्रकार से आपने रेड्स कराई थी और जिस प्रकार से आपने उन लोगों के यहां रेड नहीं कराई थी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो अडानी जी के मामले में शेल कंपनीज का मामला था, उसमें ईडी ने पूछताछ क्यों नहीं की, उस फाइल को संजय मिश्रा जी ने क्यों रोका था। तो ये जो रोटी पलटती रहती है ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में और लोकतंत्र में, इसके लिए आवश्यक है कि अभी तक 2 बेडरूम के हाउस में 1 बेडरूम की सफाई रोज होती है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की तरफ, और दूसरी की सफाई नहीं होती है। 11 महीने के बाद दूसरी सरकार आए और दूसरे कमरे की ऐसी सफाई करे, और जिसने देश के साथ और देश के संविधान के साथ और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो सब जेल जाएं, और जो जेल में हैं और गलत निर्णयों की वजह से जेल में हैं वो जेल के बाहर आए। और इसके बाद एक ऐसी व्यवस्था हम जैसे लोगों के लिए आवश्यक है कि जिसने भी दोष किया है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होता है, चाहे वो ईडी का डायरेक्टर हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन हो, जो कि अडानी के प्रोजेक्ट में 3200 रुपए में शेयर के लिए अप्लाई कराता है, जबकि उसका शेयर प्राइस 1700 रुपए होता है, ये लोग सब ईडी और सीबीआई के रडार में आएंगे और इनसे ये पूछा जाएगा कि आपने सब कैसे किया है। तो वास्तविकता में रोटी को पलटना आवश्यक है, वरना एक तरफ से रोटी कच्ची रह जाएगी और दूसरी तरफ से जल जाएगी। तो संजय मिश्रा जी हो या वो शहडोल वाले शुक्ला जी हो या जो मनोज शुक्ला मुंतशिर शुक्ला जी हो, इनका सबका हिसाब लिखा जाएगा और इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सत्ता बदलने दीजिए और उसके बाद ये पता चलेगा कि जिन ने केवल राजा के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझा है और राजा को सर्वोपरि समझा है, हमारे देश में राजा सर्वोपरि नहीं होता, संविधान सर्वोपरि होता है, कानून सर्वोपरि होता है। और चंद्रचूड़ साहब जिस प्रकार से देश के संविधान की और देश की व्यवस्था, वो हमारी आखिरी होप है, और हम ये कामना करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब की लंबी उम्र हो और इसी प्रकार से देश के संविधान को और देश की न्याय को और देश के सत्य को बचाने के लिए वो संघर्ष करें। हम चंद्रचूड़ साहब को प्रणाम करते हैं, और जो उन्होंने 370 के मामले में या जितने भी निर्णय ले रहे हैं वो सारे निर्णय लेते रहें। देश की जनता चंद्रचूड़ साहब आपको प्रणाम करती है, आपको सलाम करती है, और हम ये चाहते हैं कि आप निर्णय लें और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें। जी, बहुत उम्मीदें हैं DY चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, नाम तो आपने सुना ही है, और उन्हीं की चर्चा हो रही है यहाँ पर, जो कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक साथ कई मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और बहुत जल्दी एक मामला और पहुंचने वाला है सुप्रीम कोर्ट। वो मामला है राहुल गांधी के सजा का, तो वो भी जल्दी पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बहुत हैं, और इन उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट खरा उतरे, ये चाहत देश की जनता की तो है ही। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। बृजभूषण शरण सिंह, उनकी तस्वीरें देख चुके होंगे, अभी थोड़ी देर पहले खूब वायरल हो रही है। टाइम्स नाउ की पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, जो उनसे 1 to 1 चलते चलते बात कर रही हैं, पूछ रही हैं कि अब आपके ऊपर चार्जशीट है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आपके ऊपर केस चल सकता है, क्या आप इस्तीफा देंगे? तो वो बहुत गुस्से में कहते हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं। उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और भी सवाल करती हैं। साहब जो हैं वो कार में बैठते हैं और कार के अंदर वो माइक को ले जाने की कोशिश करती हैं। गेट खुला हुआ है, अमूमन पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से गेट बंद करते हैं। वो महिला, हाथ में थोड़ी चोट लगी होगी महिला पत्रकार के, क्योंकि गेट बंद करते हैं। वो माइक नीचे गिर जाता है, माइक उठाती हैं, और फिर ये हैं टाइम्स नाउ की पत्रकार। ये
एक तरफ पत्रकार हैं, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह हैं। यहाँ कुछ भी मेरी तरफ से टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ से परिस्थितियाँ कहाँ देख रहे हैं। साहब जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, एक नहीं 6-6 बार के, उस हिसाब से भी। और जो झटके की बात हो रही है, उन झटकों में ये कैसा झटका दिखाई दे रहा है? क्या चारों तरफ से परेशानियां बढ़ रही हैं बीजेपी की, और इस ढंग के जो बर्ताव हैं वो आखिर जनता कब तक सहन करे, कैसे सहन करे, वो जनता के ऊपर भी छोड़ दें। लेकिन टिप्पणी आपकी इस बर्ताव पे। धन्यवाद राजीव जी। यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, और वह जो खतरे का निशान का जो मीटर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप तो मैंने दिल्ली के नागरिकों से पूछिए तो इस बार जल्दी यह बाढ़ की स्थिति आ गई। इतनी जल्दी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहती नहीं थी, और इस बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। और दिल्ली के लुटियंस जोन में भी कई घरों में पानी घुस गया है, और अभी तक वो पानी निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि बाहर भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। तो प्रकृति भी जो कुछ करती है वो नयास नहीं करती, वो संकेत देती है। अगर आप निगाह रखिए, ध्यान रखिए, तो अगर चींटियां अपने अपने बिलों से निकल के तेजी से भाग रही हैं, गोया कि पानी बरसने वाला है। चिड़िया जो है अगर घोंसले में जल्दी लौट आती हैं, इसका मतलब पानी बरसने वाला है। तो यमुना एक पवित्र नदी इतने जल्दी खतरे के निशान से बढ़ रही, आगे बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ गई हैं, तो इसका कोई ना कोई मान्य तो है ही है। आज न केवल न्यायिक आदेश में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक रिटायर करने का आदेश दिया। यह कहा कि एक्सटेंशन ही अवैध है। आपने जो वृद्धि दी है, सेवा विस्तार दिया है, वही गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और गोया कि सरकार के कामकाज के ऊपर ये बड़ी टिप्पणी है न्यायालय की। एक राजनीतिक जनादेश भी आया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सूबा साफ हो गया है बीजेपी का। उन इलाकों में भी बीजेपी ग्राम पंचायतों के चुनाव में हारी है जहां से इसके विधायक चुनाव जीते थे। और यह ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ा संदेश है इस परिणाम में कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहु जिलों में उनकी पार्टी हारी है, और एआईएम के प्रत्याशी वहां जीते हैं। बड़ा एक राजनीतिक संदेश उस राज्य से निकला है, और इस राजनीतिक संदेश को पढ़ना पड़ेगा सबको। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जिन इलाकों में चुनाव जीती, अगर नंदीग्राम के इलाके को आप छोड़ दीजिए तो अधिकांश इलाकों में उसके उम्मीदवार आ रहे हैं ग्राम पंचायतों में। और अब तक लगभग 23,000 से ज्यादा परिणाम घोषित हो चुके हैं, उसमें से 16,000 से ज्यादा सीटें टीएमसी जीत चुकी है। और कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, जहां पे अभी तक उसका पिछले विधानसभा में एक भी चुनाव में एक उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। इस बार उनका एक बाई इलेक्शन में उनका उम्मीदवार जीता, और भी बाद में टीएमसी में शामिल हो गया। उस पार्टी को भी उनका अलायंस जो है उसने भी बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज हुई है। लेकिन उसका जो राजनीतिक संदेश है कि ये लोगों ने दिया पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिला पंचायतों की भी मतगणना शुरू नहीं हुई है, उसका अभी शुरू होगा, पता चला अभी कई चरणों में मतगणना होनी है। तो यह जो यमुना का खतरे का निशान का जो ऊपर बना है वह अभी बना रहेगा, उसके नीचे आने की गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि बरसात में कोई कमी की आशंका नहीं के संदेश नहीं है। यह अभी मौसम विज्ञानी कह नहीं रहे हैं कि पानी रुकेगा, या जो विभिन्न जलाशयों से जल छोड़े जा रहे हैं वह रुकेगा, क्योंकि जलाशयों में पानी बहुत भरा हुआ है। तो एक जलाशय का पानी निकला है छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल में, और उसने एकदम पूरी तरह से बहा दिया आधार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में। एक राजनीतिक संदेश आया। स्थिति यह है कि अगर आप जनता के समस्याओं से, जनता के मसलों से आप नहीं जोड़ेंगे तो इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आएंगी। संस्थाओं को तोड़ के, मरोड़ करके, कमजोर करके उनका दुरुपयोग करें, लोक कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए। और अगर आपकी नीयत साफ होती है और आप जन कल्याण आपके नीति और कार्यक्रमों में जब प्रमुख होता है तो लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं।
लेकिन ये तरीका नहीं है। पूरी की पूरी सरकार, कैबिनेट सेक्रेटरी भी आप एक्सटेंशन पर रखेंगे। आप, इस सरकार ने नियम बनाया था कि गृह सचिव, विदेश सचिव और वित्त सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी, इन तीनों मंत्रिमंडलीय सचिव, इन सभी के कार्यकाल 2 साल के होंगे। अगर इनका रिटायरमेंट उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान भी हो रहेगी तब भी खत्म नहीं किया जाएगा, 2 साल तक के लिए बनाया जाएगा इनको, केवल इसलिए कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एक निरंतरता बनी रहे और बीच में कोई अवरोध न पैदा हो। उसका भी आपने एकदम मजाक बना दिया। और पूरी की पूरी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो अधिकारी हैं वो लगातार एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। तो एक्सटेंशन सदाशयता में नहीं दिया जाता, वो इसलिए यार कि आपको, आपके मन में ये हमेशा भावना बनी रहे कि आप उपकृत हैं और जैसा सरकार कर रही है उसके अनुकूल आप काम करते रहे। इस लिहाज से या जिस तरीके के झटके लग रहे हैं बीजेपी को, वो केवल यही है, एक जो राजनीतिक माहौल कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी ने तैयार किया, वह डे बाय डे लोगों के बीच में और सघन होकर के पहुंच रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कि यह सरकार के कामकाज करने का जो तरीका है वो संस्थाओं को तोड़ना मरोड़ना है, उसको सशक्त करना नहीं है, व्यवस्था को पारदर्शी बनाना नहीं है, उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना नहीं है। और पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक आदेश है उसका मतलब यह है कि लोग आपके पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति से सहमत नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों के साथ आपके साथ तो खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। समाज को बांटने की जो आपकी कोशिशें हैं, उन कोशिशों के साथ वहां के स्थानीय लोग खड़े नहीं हैं। और यह संदेश है कि अगर आप लोकहित के साथ नहीं खड़े हैं, और अब तक आप नहीं खड़े थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों का आरोप है वह लगभग लोग स्वीकार करने लगे हैं कि आप जनहित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो व्यवस्था है वह व्यवस्था भी केवल विपक्षियों के उत्पीड़न के लिए है। जो प्रशांत जी ने बात कही कि आप यूएस से लौट करके आते हैं और पहला जो शिष्टमंडल आता है वह उन आरोपों को लेकर के आता है जिस आरोप को अमेरिकी नागरिकों ने खुले आसमान के नीचे खड़े होकर के लगाया। और व्हाइट हाउस ने संवाददाताओं से बात करते समय जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पूर्ण कार्रवाई की जा रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हनन किया जा रहा है, मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। इस गोया कि आपने उस बात का भले जवाब न दिया हो, लेकिन वो पहला जो शिष्टमंडल वहां से आया वो इससे संबंधित है। क्या करेगा क्या नहीं, और अगर वो यहाँ के नागरिक अधिकारों के नागरिक संगठनों से मिल रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि किस मंतव्य से और क्या देखने के लिए वहां है। तो अंतरराष्ट्रीय जगत पर आपकी क्या स्थिति बन रही है वो आपके सामने है। न्यायालय आपके कामकाज के नजरिए को किस नजरिए से देखता है वो आज का आदेश आपको बताता है, और जनता कैसे आपको देख रही है यह पश्चिम बंगाल का जनादेश आपको बता रहा है। और ये तीनों अगर ये तीनों अगर झटके नहीं है तो मानना पड़ेगा कि यमुना का जो खतरे के निशान के ऊपर बहना है इसका असर लोगों के ऊपर नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल, यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे के निशान से ऊपर होना इसका मतलब है दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है, ये आप समझ लीजिए। और यहाँ झटके पे झटका की बात कर रहे हैं हम, बीजेपी को झटके पे झटका, और चर्चा अलग अलग झटकों की हो रही है। ईडी की चर्चा हो रही है, अभी चर्चा वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए हैं अभी समाप्त हुए और आज उसकी गणना हो रही है, मतगणना हो रही है, उसकी कर रहे हैं हम। पंचायत चुनाव की, जिला परिषद चुनाव की, उन चुनावों की भी चर्चा हम कर रहे हैं, और चर्चा बृजभूषण शरण सिंह की भी कर रहे हैं, चर्चा महाराष्ट्र की भी कर रहे हैं, चर्चा देश के लोकतंत्र की भी कर रहे हैं, देश में क्या कुछ है, और चर्चा कांग्रेस की भी कर रहे हैं, राहुल गांधी की भी कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत जोश में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र को लेकर के आज पूरी रणनीति तैयार हुई है, और आना चाहता हूं महाराष्ट्र को लेकर के। इधर कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है, उधर कुछ रणनीति जो है वो चाचा भतीजा भी तैयार कर रहे हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि भतीजा जो हैं उनको झटके पे झटका लग रहा है। उनके कई जो वो पहले उम्मीद कर बैठे थे कि 2/3 हमारे साथ होंगे, वो 2/3 पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और अभी तक जब हम चर्चा कर रहे हैं, शायद अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, ये जो 9 लोग
शपथ लिए थे, मंत्री बने थे, उनका पोर्टफोलियो क्या होगा? जरा बताइए धनंजय जी कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में और यहां पर कैसे एज दिखाई दे रहा है एनसीपी को या इस गठबंधन को, महाविकास अघाड़ी को। कहा यह जा रहा था कि अब महाविकास अघाड़ी टूट गया, कहा यह जा रहा था कि शरद पवार अलग थलग पड़ जाएंगे, लेकिन शरद पवार जैसे ही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे और बैठक जैसे समाप्त होती है, राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। यानी कमजोर के साथ राहुल गांधी खड़े नजर आते हैं, दिखाते हैं कि मेरा काम वही है और वो करते हुए। और आज लगातार उस बैठक में भी, यानी अपनी बैठक में, कांग्रेस पार्टी की बैठक में भी राहुल गांधी, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में अजीत पवार कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ दिल्ली बैठ करके देख रहे हैं, लेकिन आप चूंकि मुंबई में हैं, आप क्या कुछ देख रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है अपनी ताकत को लेकर के, अपने काम को लेकर के, वो खुद भी मुस्कुराता है और दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देता है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जो कुंठित होता है, जो कुंठा का शिकार होता है, वो खुद भी खुश नहीं होता है, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है तो उसका भी सर फोड़ देता है कि तू मुस्कुरा क्यों रहा है बे। तो बीजेपी महाराष्ट्र में वही करती रही। 2019 के बाद जब सरकार उसकी नहीं बनी, यहाँ तमाम कोशिशों के बाद, अभी देखिए उद्धव ठाकरे कह के माता की कसम खाई एक जगह जाकर के रैली में, सभा में कहा कि हम जो है फलां माँ की कसम खा के कहते हैं कि ये सही बात, यही बात हुई थी कि हम आधे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आधे बीजेपी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उद्धव अब भी इस बात पे अड़े हैं कि जो उन्होंने कहा था वो सच कहा था, और इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि झूठ बोलने का की जो परंपरा है, जो इतिहास है, वो बीजेपी के पास है। वो चाहे 15 लाख लाने की बात हो, सड़क चौराहे पे आने की बात हो, अर्थव्यवस्था ठीक कर देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, देश को विश्वगुरु बना देने की बात हो, कितना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देने की बात हो, दुनिया में हिंदुस्तान के डंका बजाने की बात हो, हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, पता नहीं कितना, मतलब आप थक जाइएगा इतना मैं बोल दूँ। इतना झूठ, कोई सीमा नहीं। और ये झूठ बार बार ऐसा झूठ बोलते हैं जो बार बार सामान्य आदमी भी पकड़ लेता है। और महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया, पहले उन्होंने किया कि जो 2019 में जो उनकी सरकार नहीं बनी और कोशिश की शिवसेना या एनसीपी के साथ बनाने की, अजित पवार के साथ बनाने की, फाइनली नहीं बनी शरद पवार की वजह से। तो वो जो कुंठा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, इस लेवल पे उनका चला गया कि उन्होंने लगातार प्रयास किया कि कैसे शिवसेना सरकार को गिराया जाए, और फाइनली उन्होंने हर तरीके को आजमा करके गिराया। लेकिन उसके बाद भी समझ में आया कि शिवसेना की सरकार तो गिरा दी, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं हुई, बल्कि शिंदे को जो लेके आए वो बोझ बन गया उनके लिए। और फिर जो है एनसीपी को तोड़ने का प्रयास हुआ और एनसीपी को फाइनली तोड़ा गया। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि विभागों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ, जो 9 मंत्री बनाए गए, क्यों नहीं हुआ बंटवारा? एक और बात, उस दिन भी बड़ी चर्चा चली थी कि जब ये आए टूट करके, तो किसी दिल्ली के किसी बड़े नेता ने, बड़े मंत्री ने उनको बधाई नहीं दी अजित पवार जी को। क्यों बधाई नहीं दी? क्योंकि दिल्ली के नेताओं को कम से कम इतना पता है कि शरद पवार को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। उद्धव ठाकरे कच्चे खिलाड़ी निकले, क्योंकि वो राजनीति में उतने मंझे हुए नहीं थे, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया। शरद पवार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने ढेर सारी कच्ची गोलियां को आग में पका करके पक्की गोली बना दी। अब कुछ पक्की गोलियां जो है फूट जाती हैं तो क्या करे बेचारे शरद पवार। लेकिन अभी भी 82 साल की उम्र में वो निकल गया रैली करने के लिए, वो निकल गए और शुरुआत कर दी उन्होंने। जो छगन भुजबल जी का इलाका है, नासिक ये वाला, वहां से निकले पुणे से निकलेंगे सोलापुर, 16 से और विदर्भ जाएंगे। तो एक हम लोगों ने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो कुंवर सिंह अगर आजादी की लड़ाई में लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो शरद पवार अपने लोगों के पास, जनता के पास, नागरिकों के पास क्यों नहीं जा सकते? और जब हमारे कुंवर सिंह आजाद हिंदुस्तान में अपने आप को, अपनी मृत्यु को वरण कर सकते हैं, वो जब आरा का वो इलाका आजाद हो गया था, अंग्रेजों से छीन लिया था उन्होंने, और आजादी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो जब अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सकते हैं कुंवर सिंह, तो जो है यहाँ के महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं, जो वोटर है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं ला सकते शरद पवार? और शरद पवार जो कर रहे हैं उससे सबको मजबूती मिली है। फिर से एक बार वो कांग्रेस को भी मजबूती मिली है
और शिवसेना को भी मजबूती मिली। और जो राहुल गांधी ने जो प्रयास किया, राहुल गांधी जो कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर के, या शरद पवार जी से मिले, पहले भी मिले थे, अभी आप दिखाई रहे फोटो, तो वो पूरा का पूरा प्रयास है। शरद पवार को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी मानती है, हालांकि शरद पवार जी कई बार कांग्रेस को अपना नहीं माने, सोनिया गांधी के खिलाफ क्या नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनके प्रति गलत भाव नहीं रखा। और कांग्रेस ने, मुझे लगता है, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखा। अगर आरएसएस के प्रति भी अगर कांग्रेस उस जमाने में जब गांधी की हत्या हुई थी, अगर गलत बात रखी, गलत सोच रखा होता, गलत विचारधारा रखी होती, गलत बदला लेने का भाव रखा होता, तो आज आरएसएस शायद इस पोजीशन में नहीं होता, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं होते। और ये लाख कहें कि 65 साल में 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया, लेकिन एक संविधान ही इतना मजबूत बना दिया है जिसके बदौलत प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने। नहीं तो चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई सोचा जा सकता था क्या? आप कल्पना कीजिए, जो देश का बंटवारा जब हुआ था और जब रियासतों की बात हो रही थी, तो रियासत कितने खिलाफ थे, रियासतों को किस तरह से एक किया गया। और रियासत जो खिलाफ रियासत के लोग थे, जो चिड़े रियासत के लोग थे, उन्होंने ही आरएसएस को साथ दिया। और आज भी देख लीजिए कि आरएसएस के साथ या बीजेपी के साथ ज्यादातर वो लोग साथ आ जाते हैं जो सामंतवादी विचारधारा के लोग। अभी आप बताइए, अभी एक जो है न्यूज चल रहा है कि टमाटर बेचने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? तो 2 बाउंसर रख करके टमाटर बेच रहा था, उसने कुछ पर्चे लगाए हुए थे कि 9 साल महंगाई की मार, टमाटर का ये भाव, वगैरह वगैरह। अब बताइए, आपके पास यही बचा है? ब्रजभूषण सिंह तो आपसे गिरफ्तार होते नहीं है, ब्रजभूषण सिंह की तो आरती उतारते हैं, गृह मंत्री उनके लिए सेटिंग करते हैं, खेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री सब मिलकर के उन महिला पहलवानों के साथ बैठ करके धमकी वाला भाव रखते हैं, सेटिंग करते हैं। वो लड़की जो है, जिस लड़की ने पहले बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बयान को बदलवाते हैं फिर से मजिस्ट्रेट। तो खुले तौर पे आप जो है, जो कानून है, जो संविधान है, वो तमाम चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्रशांत भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो ईडी के जो हेड है उनकी बहाली गड़बड़ है, तो उनको आप तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने, बर्खास्त किया आपने? जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी सूरत के सेशन कोर्ट ने, तो कैसे तत्काल प्रभाव से उनको जो है अपने सदस्यता छीन ली? तो एक सांसद से भी बड़ा हो जाता है ईडी का डायरेक्टर, ईडी का हेड, जनप्रतिनिधि है सांसद। तो ये जो है तमाम नीति नियम सबको चौपट कर दिया है। और एक जो है, एक सीताराम केसरी जी के बारे में कहा जाता था, खाता न बही जो चाचा कहे वही सही। तो वो जो है, जो मोदी जी कह दे, जो उनका पीएमओ कह दे, जो अमित शाह जी कह दे, वही सही। लेकिन आप गौर कीजिए कि महाराष्ट्र में जो डगमगाती हुई नाव लग रही थी ना, वो डगमगाती नाव फिर संवर गई। और जिस तरह से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों पार्टियों के नेता एकजुट हुए, एक साथ आए, फिर से बीजेपी को डगमगा दिया है। आप याद कीजिए, कल ही की बात है, कल जिस तरह से सामना में छपा संपादकीय, क्या नहीं कहा गया नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। यहाँ चोर बाजार बहुत फेमस है मुंबई में, मुंबई में आइएगा तो चलिएगा देखने के लिए, चोर बाजार यहाँ का बहुत फेमस है। क्या बोला? और शिवसेना के अखबार में जो छपता है संपादकीय, वो शिवसेना के जो प्रमुख होते हैं उनका बयान माना जाता है, वो आधिकारिक बयान माना जाता है, क्योंकि वही एडिटर है। संजय राउत तो एग्जीक्यूटिव एडिटर है, उसके एडिटर कौन है? सामना अखबार के, सामना अखबार के एडिटर है उद्धव ठाकरे, इसके पहले बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। तो ये जो इस तरह जो हमला किया है, वो हमला क्यों किया? संजय राउत को तो इन्होंने ईडी वाले पकड़ के ले गए, बंद किया, लेकिन अभी भी शिवसेना के लोग डर नहीं रहे हैं। आप बताइए, कल तक ये गाली दे रहे थे किरीट सोमैया, किस किस को नहीं गलियाया, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये फलाना है, सब फाइलें लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के। किरीट सोमैया देखिए गायब, कहीं दिखाई पड़ रहा है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई पड़ रहा है कि हाँ हम जो आरोप लगाए थे गलत था, इसलिए देखिए हमने मंत्री बना दिया उनको, कह रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री जो वहाँ गारंटी दे रहे हैं कि हम जो है, जो घोटालेबाज हैं उनको जेल में बंद करने की गारंटी देते हैं, तो जेल क्या मंत्री का पद होता है? तो ये अभी जो यहाँ जो एनसीपी को जो तोड़ा इन्होंने, एक हमारे यहाँ कहावत है, उगले आंधर निगले कोढ़ी, भई गति सांप छुछुंदर के। तो सांप और छुछुंदर वाला इनका हाल हो गया है महाराष्ट्र में। अब मैं थोड़ा सा, आपने चर्चा नहीं की, मैं बिहार आपको ले जाता हूँ। बिहार में इन्होंने लगातार चूहे ढूंढने की कोशिश की,
कभी आरसीपी सिंह ढूंढ लिए, कभी उपेंद्र कुशवाहा ढूंढ लिए, कभी चिराग पासवान ढूंढ लिए, कभी जीतन राम मांझी ढूंढ लिए, अभी ढूंढ रहे थे सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनको ढूंढ रहे थे और उन्होंने ऊटपटांग बयान दिया था। कल नीतीश कुमार ने उनको ठोक ठाक के बराबर कर दिया। और इतना देखिए मीडिया में क्या चलाया गया, मैं 3 दिन देखा मीडिया में लगातार चलाया गया, अब हो गया, नीतीश कुमार गए, गठबंधन टूटा, सरकार गिरी। अरे क्या क्या बोल रहे हो भाई, 43 आदमी तुमसे टूट नहीं रहा है, पूरी ताकत लगाने के बाद डूब मरो, कहीं पानी नहीं है तो किसी से मंगवा लो। 43 आदमी की पार्टी आपसे नहीं टूटती है, बिहार आपसे नहीं टूट रहा है और बिहार में आपकी कुर्सियां भी नहीं भर रही हैं। और अब देखिए कि अभी तो हो गया कि बीजेपी के एमएलसी चले गए, सच्चिदानंद राय चले गए आरजेडी में, लो आप ही के लोग टूट गए। तो ये जो है सांप छुछुंदर वाली हाल केवल महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार में भी है। बिहार में तो हालत ये है कि बिल में वापस छुप गए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि बिल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि आरजेडी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यू। अब हम गांव की एक और बात करते हैं, हमारे गांव में जब धान कटता है ना, धान जब काटा जाता है तो उसमें चूहे जो घुसे होते हैं उसको मारने के लिए लोग क्या करते हैं, 2 काम करते हैं, एक पानी डालते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो धुआं डालते हैं। तो ये जो बिहार में बीजेपी के लिए हो गया कि वो एक तरफ से धुआं डाल दिया, एक तरफ से पानी डाल दिया, कहां निकलोगे बताओ, ये हालत है बिहार में इनकी। तो ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह कोई नहीं काम कर रहा है बिहार में, क्यों नहीं काम कर रहा? तो मैं तो कहूंगा कि देश के जहां भी नेता है, जो भी पार्टी के नेता जो अड़बड़ाने लगते हैं, उनको धीरज रखना चाहिए। आपको जेल भेज रहे हैं, जाइए ना, अगर आप ईमानदार है तो जाइए जेल, और अगर बेईमान है तो मोदी जी के लिए चुनौती है कि उनको जेल भेजे। खाली डायलॉग बोलने से काम नहीं चलेगा, जनता सब देख रही है। और फाइनली जो चुनाव होता है उसमें नागरिक ही वोट देते हैं, और नागरिक वोट देंगे, और जब नागरिक वोट देते हैं तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कविता लिखी थी, खाली वो उस समय इंदिरा गांधी के जमाने के लिए नहीं लिखी थी। साहित्यकार या लेखक जो लिखते हैं वो कालजयी होता है, वो युगों युगों तक जिया जाता है। नेता कालजयी हो आप ना हो, लेकिन कालजयी होते हैं लेखक जो लिखते हैं। तो मैं कहूंगा राजीव जी, जो महाराष्ट्र में हो रहा है अभी कोई विपक्ष के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि बुरी खबर है बीजेपी के लिए। अभी जो बात कर रहे हैं वो कि मंत्रिमंडल में ये किया जाएगा, फेरबदल किया जाएगा। मुझे लगता है मंत्रिमंडल में फेरबदल कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। अब राम मंदिर का दरवाजा भी खोल दीजिए, बोलिए सबको फ्री में ले जा रहे हैं यात्रा कराने के लिए, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए टमाटर बड़ा महत्वपूर्ण है, रोज खाना है उसको। तो टमाटर सस्ता कैसे हो, और जान लीजिए किसानों को रेट नहीं मिल रहा है। सबसे कमाल तो बात है, अगर 180 रुपये टमाटर बॉम्बे में मिल रहा है तो कम से कम 120 रुपया किसानों को मिल जाता, 60 रुपया किसानों को मिल जाता, तो हम लोग खुश होते, चलो यार किसानों को तो पैसा गया हमारा। अरे ये तो बीच में बिचौलिया खा रहा है, किसानों के टमाटर तो सड़ रहा है, बारिश हो रही है, अब तो ऐसे भी टमाटर के भाव में आग लगेगी। तो कुल मिलाकर के सरकार जो काम कर रही है, वो सरकार केवल एक काम कर रही है, जो उनके खिलाफ बोलते हैं लोग, उनको डराने का काम कर रही है, चाहे वो नेता हो चाहे आम आदमी। जी राजीव जी, सरकार डराने का काम कर रही है, चाहे नेता हो या आम आदमी हो। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद अपनी ही पार्टी में मिला करके उनको भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर देते हैं। ये भी देख रहे हैं हम। लेकिन इस बीच बहुत कुछ, एक तरफ तो झटके पे झटका हम देख रहे हैं कि बीजेपी को, और उसमें भी आज का दिन जो है कई झटकों के बीच बीजेपी है। आज के दिन की बात हम करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर ही रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से एक सबसे बड़ा झटका ईडी, क्योंकि ईडी जो है, ईडी और सीबीआई ढाल के रूप में इसका इस्तेमाल करती रही है बीजेपी अभी तक। लेकिन ईडी के मुखिया को अगर कहे सुप्रीम कोर्ट की वो अवैध है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो चुपचाप राहुल गांधी के निर्देशानुसार, निर्देशन में, डायरेक्शन में कह सकते हैं, वो चुपचाप काम कर रही है। और कांग्रेस पर शकील अख्तर जी की जितनी पकड़ है उतनी हम सब की तो नहीं है। कांग्रेस को बहुत अंदर खाने से समझते हैं शकील अख्तर जी। आपसे समझना चाहता हूं शकील जी, कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? एक तरफ तो हम बीजेपी के झटके पे झटका तो देख रहे हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के सवाल सीधे कांग्रेस, अभी हमने दिखाया भी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को, वो जो कह रही थी, पूछ रही थी। लेकिन उस दूसरी तरफ हम बृजभूषण शरण सिंह को भी देख रहे हैं, अभी भी वो अपनी जो उनके ऊपर गुनाह है
जो आरोप है, गुनाहों का जो आरोप है, वो साबित कर रहे हैं। आज जो वीडियो चल रहा है टाइम्स नाउ की पत्रकार के साथ, तो वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, गाहे बगाहे जैसे भी हो। और बहुत सारी बातें तो कैमरा पे कह चुके हैं कि मैं तो मर्डर कर चुका हूं। ये तमाम बातें, इन बातों के बीच कांग्रेस को कहां आप देख रहे हैं? कांग्रेस की तैयारियों पर जरा आपसे चाहता हूं जिक्र करना। और साथ साथ ये भी चर्चा ये भी कि बेंगलुरु में अब सोनिया गांधी भी जा रही हैं। अभी तक ये खबर नहीं थी, लेकिन अब चूंकि डीके शिव कुमार ने कल ही इसकी घोषणा कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु से कि सोनिया गांधी बेंगलुरु आ रही हैं। अब यहां से कहां आप देखते हैं? एक बात और जोड़ दूं, उसके बाद आता हूं। जो सुनील शुक्ला जी बता रहे थे वेस्ट बंगाल को लेकर के, अब उस रिजल्ट के बाद इस विपक्षी एकता को कहां देखते हैं आप? जहां पर अब टीएमसी काफी मजबूती के साथ और कांग्रेस पार्टी, वाम दल भी अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, बीजेपी बहुत ऐसी जगहों पे पिछड़ चुकी है जहां बीजेपी के विधायक हैं। वेस्ट बंगाल जिला परिषद, जिला पंचायतों के चुनाव की बात, ग्राम पंचायतों के चुनाव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल की ओवरऑल आपसे कांग्रेस और विपक्ष और बीजेपी। देखिए राजीव जी, अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, सबसे बड़े विपक्षी दल की, तो आज ही अभी कांग्रेस ने अपने चुनावी तैयारियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी ऑफिशियली कह दिया है कि हमने जो आज महाराष्ट्र की मीटिंग की थी, जो 4 घंटे चली है, वो 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में थी। बड़ा स्पष्ट मतलब है इसका। 48 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरह से अभी शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, ये सबके मन में उसको लेके बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज कांग्रेस ने अपनी मीटिंग इसीलिए आयोजित की थी और इसके बाद वो हर राज्य की मीटिंग इसी तरह आयोजित करने जा रही है और उसने कह दिया कि हम महाराष्ट्र में चुनाव के लिए तैयार हैं। वहाँ हर लोकसभा क्षेत्र में यात्राएं निकलेंगी, हमारे नेता जाएंगे, दिल्ली से भी वहाँ के राज्य के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसका मतलब कि आज की तारीख से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी बात, जो आपने झटके पे झटके का जिक्र किया, तो ये सारे के सारे जो हैं बाई इफेक्ट हैं। जो असली भूकंप का क्षेत्र है, जो उसका केंद्र है जिसे हम कहते हैं, वो तो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु, वो है। जो विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग जो होने जा रही है, उसने ये सारा हड़कंप मचा रखा है। विपक्षी एकता एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेके बीजेपी बहुत सारे मजाक कर रही थी, गोदी मीडिया कर रहे थे कि इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्या करेंगे, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। लेकिन उसका असर ये हुआ कि खुद बीजेपी को एनडीए की मीटिंग उसी तारीख में 18 तारीख में दिल्ली में बुलाना पड़ी। वो एनडीए जिसकी 4 साल से कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, एनडीए जिसको ख़त्म हो गया था, वो चिराग पासवान जो रोते हुए अपने पिता के बंगले से बाहर निकले थे, उनका फ़ोटो लिए हुए आज उनको मंत्री बना रहे हैं। चिराग पासवान जी को अगर उन्हें रोते हुए घर से नहीं निकलना पड़ता और वो बंगला उनके पास बच जाता। लेकिन अब वो भी चिराग पासवान हैं जो दोबारा तैयार हो गए मंत्री बनने के लिए। उन्हें याद नहीं है इस बात को कि किस बुरी तरह कितनी रिक्वेस्टें करी थी उन्होंने और किस तरह उन्हें खाली करवाया गया था। और वहाँ उस वक्त राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था चिराग पासवान ने, और लालू जी भी मिलने गए थे जनपद के उस बगले में जहाँ बरसों से रामविलास पासवान रहे थे। ये लोग मिलने गए थे, लेकिन सरकार ने कोई रहम नहीं किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि आडवाणी जी के पास बंगला है। आडवाणी जी कुछ भी नहीं है, 2019 से कुछ भी नहीं है। वो गुलाम नबी आज़ाद के पास सरकारी बंगला है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन रामविलास पासवान को उन्होंने बंगला कंटिन्यू रखना स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने उनका बुरे वक्त में साथ दिया और जिनका लड़का जो है वो एमपी था और जिसे वो मंत्री बना सकते थे। लेकिन आज जब ज़रूरत पड़ी तो चिराग को मंत्री बना रहे हैं और चिराग साहब तैयार है मंत्री बनने के लिए। हालत ये है कि अभी और भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जी, लेकिन एक बड़े नेता के लड़के ने, उनको पास ऑफर था
और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा 6 महीने के लिए मंत्री कौन बनेगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, 6 महीने के लिए। इसका मतलब क्या वो बीजेपी को लग रहा है, कोई कहीं स्मेल आ रही है कि सरकार कुछ गड़बड़ है? ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा है, जिसे आप झटके पे झटका कह रहे हैं, ये सब विपक्षी एकता का कमाल है। आज अभी लालू यादव ने भी कहा कि अगर हम एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं, मोदी जी को हरा सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी भी समझ रही हैं, ये बात शरद पवार भी समझ रहे हैं जी। इसी बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। आज जो बिहार का जिक्र हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है, बिहार में वाकई उन्होंने बड़ी गंभीर कोशिशें करी और अभी भी कोशिश जारी है बिहार में। लेकिन वहाँ ये सब समझ रहे हैं कि क्या हमें कोई ऑफर भी मिलता है तो कितने दिन के लिए। अगर सरकार वापस नहीं आई 2024 में तो सब बेकार हो जाएगा। तो ये जो है एक बड़ा संक्रमण काल चल रहा है और इसका जो एक कारण है जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बेंगलुरु, तो ये एक सवाल भी लोग कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि साहब पहली मीटिंग तो ठीक है, नीतीश जी ने बुलाई थी और अपने गृह राज्य में बुलाना थी, पटना में उन्होंने बुला ली, तो दूसरी मीटिंग जो है कांग्रेस ने किसी और राज्य में जहां उनकी सरकारें और भी हैं या चुनाव भी होने वाले हैं, जैसे राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ न बुला के कर्नाटक में क्यों बुलाई जी। तो इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक ही भारत में एकमात्र वो प्रदेश है, वो जगह है जहां से 2 बार कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त वापसी की है। एक ने अभी बिल्कुल थोड़ा आता हूं, उस पे भी आता हूं, लेकिन थोड़ा सा राजस्थान का चूंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे, राजस्थान में क्या लगता है, कांग्रेस अब बिल्कुल सेफ जोन में आ चुकी है? दोनों के बीच, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है और अभी जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसको लेकर के भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की टीम है, न कि उसमें सचिन पायलट के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। क्या कुछ है, जरा ये भी बताइए राजस्थान को लेकर के। देखिए, एक बात तो राजस्थान बड़ा इतना उलझा हुआ मामला नहीं है, लेकिन राजस्थान के नेताओं ने उसको ज़्यादा उलझा दिया है। राजस्थान में ये जो जीत हुई है, न अशोक गहलोत की हुई है, न सचिन पायलट की हुई है, ये गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है। दोनों के बीच की सुलह, इसको युद्ध विराम कहते हैं हम, ये युद्ध विराम है, सीज फायर, ये सीज फायर है। ये सुलह होने की दोनों के बीच कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये एक सीज फायर है और दोनों इस बात को समझ गए थे कि स्थिति क्या है कि वहाँ पे भी, जैसे अभी हमने कहा कि बिहार में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में क्यों वापस शरद पवार की स्थिति मजबूत हो रही है, ये सब इसलिए है कि 2024 में अब बीजेपी की या मोदी जी की हैट्रिक लगती हुई लोगों को नहीं दिख रही है। तो राजस्थान में जो जीत की खुशबू आ रही है, जो लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ जीत सकती है, रिपीट कर सकती है, 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या ये भी लोग कहते हैं कि एक बार वसुंधरा राजे एक बार अशोक गहलोत, मगर इस बार लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ रिपीट कर लेगी। तो इसकी वजह से दोनों नेता जो हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो हर बात मानने को तैयार हो गए, मजबूर हो गए जो उन्हें दिल्ली से कही गई। देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू क्या है, वो ये है कि कांग्रेस में केंद्रीय रूप से सत्ता की ताकत की वापसी। एक बात, देखिए हर पार्टी की राजनीति अलग होती है, कांग्रेस में जब तक केंद्र मजबूत नहीं होता है, हाईकमान मजबूत नहीं होता है, तो पार्टी मजबूत कभी नहीं होती है। इंदिरा गांधी मजबूत थी, पार्टी हमेशा मजबूत रही। उसके बाद राहुल गांधी ज़्यादा उदार हुए, सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा उदार हुई, तो उसके बाद आपने देख लिया कि 2014 और 2019 में बुरी तरह हारे। लेकिन अब राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी इस मामले में पूरी मदद कर रहे हैं कि हम अगर कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानता तो राहुल ने साफ कह दिया कि जाइए। फिर आज की स्थिति में जो हम दे सकते हैं आपको देंगे, और उसके बाद राजस्थान में चुनाव हो जाए, दोनों मिलकर जिता के लाओ, उसके बाद हम फैसला कर देंगे। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का कार्यकर्ता चाहता है, वहाँ की जनता चाहती है कि जीते। और कांग्रेस की स्थिति वहाँ अच्छी क्यों है? वहाँ अच्छी इसलिए है कि कांग्रेस से भी बुरी गुटबाजी वहाँ पे बीजेपी में है। आज की तारीख तक मोदी जी ने वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी है, और अगर वसुंधरा राजे को वहाँ सीएम फेस नहीं बनाया गया तो बीजेपी मुकाबले में नहीं रहेगी। बड़ी क्लियर बात है ये। दूसरी बात आपने जो पूछी कि जो कार्यकारिणी बनाई है, बहुत सारे लोग बनाए हैं, उसमें 300 के करीब लोग बना दिए। उसमें जाहिर है कि अशोक गहलोत के लोग ही ज़्यादा हैं, कहने की बात नहीं है।
सचिन पायलट को जो जितने भी ज़िलों के ज़िलाध्यक्ष बनाए गए, सिर्फ एक टोंक का ज़िलाध्यक्ष जो है वो सचिन पायलट का बनाया गया है। और अब देखिए, सचिन पायलट के पास भी कोई ज़्यादा पत्ते थे नहीं। सचिन पायलट की भी ये मजबूरी थी कि जैसा जो है उसी स्थिति में रहें और फिर से अपनी ज़मीन बनाएं। तो सचिन पायलट ने वो किया। जी, राजस्थान की बात और करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे जरा आ जाते हैं आपके साथ ही मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी, हो सकता है कल परसों में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, वो ओथ ले लें और उनके सहारे बीजेपी आगे बढ़े। कहा जा रहा है, अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं राजभवन मिलने के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें, जरा ये बताइए। खैर, वो राजभवन तो गए थे, वो दूसरे काम से गए थे, एक कार्यक्रम में जहाँ पे राष्ट्रपति जी आ रही हैं मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, उसका निमंत्रण वो राज्यपाल जी को देने गए थे। लेकिन हाँ, ये सच्चाई ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। और जैसा कि राहुल ने कहा था कि हम 150 सीटें जीतेंगे, तो वो स्थिति वाकई अच्छी है वहाँ पे। अब शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पे मुकाबला बीजेपी कर नहीं सकती, तो ये तो वहाँ तय हो गया है कि दोनों में से किसी एक को हटना है। तो अभी पहले BD शर्मा की बात चल रही थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें हटा के नरेंद्र सिंह तोमर को लाया जाएगा, लेकिन साथ साथ पैरेलल ये बात भी चल रही है कि उनके हटाने से, प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री बदल के एक थोड़ा आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए उनके पास एक ही आदमी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित ही रूप से अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कुछ वो थोड़ा बहुत धमाका करेंगे, वो शोर शराबा करेंगे, जाएंगे आएंगे, थोड़ा उनके अंदर वो व्यक्तित्व में एक गुटबाजी बीजेपी में देखिए उस लेवल पे नहीं होगी जैसी कांग्रेस में होती है। कांग्रेस में आज स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे दो ही बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के पास अपना कोई गुट नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान हटके कोई गुटबाजी नहीं कर पाएंगे। वहाँ छोटे छोटे उस तरह के गुट हैं कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय का अपना है, नरेंद्र सिंह तोमर भी बहुत ज़्यादा गुटबाजी नहीं करते हैं वहाँ पे, या प्रहलाद पटेल हैं वो थोड़ा करते हैं, तो ऐसी कोई विशेष गुटबाजी वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये मैसेज जो बीजेपी के और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित जिन्हें कहा जाता है, उनमें ज़रूर जाएगा कि बाहर से आए हुए एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और हमारे इतने सारे नेता बैठे रहे। अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाना था, विजयवर्गीय को बनाते, नरोत्तम मिश्रा को बनाते, प्रहलाद पटेल को बनाते, BD शर्मा को ही बना देते, नरेंद्र सिंह तोमर को बना देते, बहुत सारे नेता हैं वहाँ। तो ये बहुत सारे सवाल होंगे। और दरअसल देखिए है क्या कि आज जब आप का एक बार आत्मविश्वास हिल जाता है, जो इस वक्त बीजेपी का हिला हुआ है, तो आपके सारे फैसले गलत साबित होने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं। तो और उसके भी जब झटके पे झटका लग रहा हो तब तो और भी गलतियां करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा शकील अख्तर जी, और जरा बेंगलुरु को समझने की कोशिश करेंगे। 17 और 18 तारीख को जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, उस बैठक के क्या मायने हैं। अब तो ये भी घोषित तौर पे है कि सोनिया गांधी भी वहां पहुंच रही हैं, यानी कि जबरदस्त बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में। विपक्षी एकता की एक ज़बरदस्त कोशिश, और उस कोशिश में कौन कौन से लोग पहुंचेंगे उस पर चर्चा करेंगे ज़रूर आपके पास आकर के। शकील अख्तर जी, जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, झटके पे झटका की हम बात कर रहे हैं बीजेपी को, और बहुत सारे झटके, जिसमें कुछ एक झटका और हमारे तमाम साथियों ने भी गिनाए हैं, और कुछ 5 झटका तो मैं लेकर के शुरुआत में जब मैं अपनी बात कर रहा था तो लेके आया ही था। आपसे समझना चाहता हूं, इन सब झटकों के बीच बीजेपी को आप कहां पाते हैं, और विपक्षी दल में खासकर कांग्रेस को कहां पाते हैं, और जो कुछ हो रहा है क्या ये अपने कर्मों के आधार पर हो रहा है, बीजेपी को जो झटके लग रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में 1 नहीं 3 केस, आज ईडी का मामला, आज बिल्किस बानो का मामला, आज 370 का मामला, 370 जो है आर्टिकल 370 पे अब अगस्त महीने से लगातार रोज सुनवाई होगी। तो मामले तो अभी हैं बहुत, और उसके अलावा भी कई मामले आने वाले हैं। राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। तो खैर, राहुल गांधी को अगर वहां से राहत मिल जाती है तो ये भी बीजेपी के लिए एक झटका होगा, उससे कम नहीं होगा। और उधर तैयारियां कांग्रेस की, क्या कहेंगे राजीव जी? इन तैयारियों के बीच और इन झटकों के बीच जो बड़ी बात एक ये है कि जो यमुना का निशान से ऊपर जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर पानी जो है,
तो वो चेतावनी जारी कर दी गई है कि जो निचले इलाके हैं उनको खाली किया जाए। तो वो निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मौसम बदल रहा है बकौल प्रशांत टंडन जी, और निचले इलाके जो खाली कराना शुरू हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब निचले इलाके खाली होना शुरू हो गए और सिंहासन खाली करने की बारी है। ऐसा हो सकता है कि जनता का मूर्छा ऐसा बन रहा हो और संस्थाएं भी जो हैं वो भी सब सोचने लगी हो कि भाई बहुत हुआ अत्याचार, अब बदलो डैश डैश डैश, आगे उसको स्वयं समझा जा सकता है। तो ये हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ें हों। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, अब इससे भारतीय जनता पार्टी कोई सबक लेती है नहीं लेती है, बात ये है असली जो झटके लग रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है खासतौर से पिछले 9 सालों में, तो उसकी परिणति इन झटकों के रूप में हो रही है। अब ये किसी और ने तो किया नहीं है, ना राहुल गांधी आगे इसको कर गए, ना लालू यादव आगे कर गए, ना हम और आप आगे इसको कर गए। जो भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ें की हैं उसके परिणाम जो है वो सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। और राजीव जी, होता ये है कि जब उतार होता है तो फिर जो है वो और ज़्यादा चीज़ें फिर सामने आने लगती हैं। तो मुझे लगता है ये उतार जो है वो सामने आ रहा है और चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। हालांकि प्रेरणा ले सकते हैं हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग जो है, जो इजराइल में हो रहा है, क्योंकि इजराइल से दोस्ती बहुत ज़्यादा है। वहाँ फिर से सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन शुरू हो गए इजराइल में, क्योंकि वहाँ जो है वो न्यायपालिका की मुश्किल कसने की जो कोशिश कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसके खिलाफ जनता फिर से आ गई। चूंकि बीच में उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको वापस ले लिया था, अब फिर वो संसद में वहाँ पेश कर दिया है। तो यहाँ भी जिस तरीके से न्यायपालिका की मुश्किल कसने की कोशिशें की गई थी, लगातार कोलेजियम के साथ जिस तरीके के संघर्ष सरकार के हो रहे थे, और एक कानून मंत्री जो अब निवर्तमान हो गए हैं, उन्होंने तो बाकायदा वो रिटायर्ड जजों को जो धमकी दे रही थी कि जो है टुकड़े टुकड़े गैंग में कुछ इस तरीके का वो शब्द इस्तेमाल किया था। असल में ये जो पिछले जो हो रहा था राजीव जी, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के साथ संघर्ष हो रहे थे, या जिस तरीके से जजों की नियुक्तियों में देरी की जा रही थी, तो वो उसकी चीज़ें भी अब सामने आने लगी कि ये सब छोट हो रहा था। असल में एक तरीके से न्यायपालिका पे मुझे लगता है कि कब्जा करने की कुछ कोशिशें रही होंगी, और कॉलेजियम जो है वो भेजता है 2 जजों की नियुक्ति के लिए, तुरंत जो है वो पास हो जाता है। पहले जो कॉलेजियम की सिफारिश लटकी रहती थी। तो ये बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो इसको कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो समझा जा सकता है कि चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, और यमुना का जलस्तर जो वो किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, और उससे निपटने की किस तरीके की तैयारियां जो की जा रही हैं। तो ये जो है वो पानी जो बढ़ रहा है राजीव जी, उससे समझा जा सकता है मौसम बदल रहा है बकौल प्रशांत जी। तो कुल मिला के राजीव जी, अब मौसम तो सब जगह बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं बदला जा रहा हो। अब देखिए 70 सालों में पहली बार हो रहा है। अभी मैं देख रहा था, कोई खबर थी कि कर्नाटक में जो है वो टमाटर से भरा हुआ ट्रक गिरा था, उसको भाई लोगों ने लूट लिया। मतलब अभी तक सुना जाता था कि चेन स्नैचिंग हो रही है, सड़क पे आप जा रहे हैं तो आपका बैग छीना जाता था, गले के कुंडल छीने जाते थे, कान की जो थी वो कुंडल छीने जाते थे, गले की चेन छीनी जाती थी। अब टमाटर जो है वो लूटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना प्रगति कर रहा है, कि कैसे हम विश्वगुरु बनते जा रहे हैं, और भक्तगण जो है वो तालियां बजा रहे हैं कि टमाटर जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देश के अंदर चल रही है राजीव जी। तो अब ये सब चीज़ें सामने आएंगी, चुनाव में ये सारे मुद्दे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि टमाटर मुद्दा नहीं बनेगा। टमाटर जो है वो लाल आंखें दिखा रहा है अगर, तो इस सरकार को भी लाल आंखें टमाटर दिखाएगा। ऐसा नहीं है, भक्ति कितना भी जय श्री राम का नारा लगा लें, हालांकि ये सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोले का ये महीना है, भगवान शिव मतलब श्री राम का महीना नहीं है, ये भगवान भोले का महीना है। लेकिन भगवान भोले के महीने में भी अगर टमाटर आंखें लाल दिखा रहा है तो श्री राम जो बचा नहीं पाएंगे सरकार को, मुझको ऐसा लगता है। अब बाकी तो जनता के हाथ में, हमारे आप कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जनता को अगर जो है वो पेट्रोल से महंगा टमाटर चाहिए है तो सरकार को बनाए रखेगी, और अगर नहीं चाहिए तो सरकार की विदाई करेगी। जनता के ऊपर, हमारे आपके हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बहरहाल सरकार को राजीव जी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और कुल मिला के जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, खासतौर से विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, पश्चिम बंगाल के भी जो परिणाम आए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि तगड़ा झटका पहुंचाया है। अब केंद्रीय बलों के साए में अगर राजीव जी अगर चुनाव हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद भी अगर तृणमूल कांग्रेस जहाँ जीत के आ रही है, वहाँ वाम दल भी जीत करके आ रहे हैं, कांग्रेस भी जीत करके आ रही है, और 2 सीटें AIMIM भी वहाँ जीत करके आ रही है, तो इसका मतलब आप समझा जा सकता है कि बंगाल की हवा क्या कह रही है। तो जो बंगाल की हवा है राजीव जी, वो अरब सागर से लेकर के और प्रशांत महासागर तक जो बन रही है हवा, दोनों जो मानसून जो है वो मिल रहे हैं जिस तरीके से, उससे समझा जा सकता है कि देश की हवा बदल रही है। पानी भी जो है खतरे के निशान से ऊपर जब जा रहा है तो सरकार को इससे निपटने की तैयारियां करनी शुरू चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो
आग लगने की, जो फाइलों में आग लगने की जो तैयारियां होती हैं, मुझे लगता है वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, अगर जनता चाहेगी तो, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है। जरा ये मौसम बदलने की बात प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूँ, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। स्वामी जी, मौसम के साथ साथ आजकल बहुत सारी बातें, जैसे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मैं कर रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, ये हो सकता है। हालांकि मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ये सब कुछ अभी पॉलिटिकल, जो सियासी तौर पे जो शिगुफा छोड़ा जाता है या सियासी लाभ लेने की कोशिश होती है, थोड़ा दूसरे पक्ष को भी झटके में रखना, सदमे में रखना चाहती हैं पार्टियां, वो हो रहा है और कुछ नहीं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं स्वामी जी। महाराष्ट्र में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एनसीपी में तोड़फोड़, लेकिन उसका फायदा नहीं। बिहार में एक शिगुफा छेड़ा गया, जैसा धनंजय जी कह रहे थे कि बिहार में अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं और वहाँ का भी जिक्र आ रहा है और लगातार उसके बारे में बात हो रही है। वैसे ही बातें जो हैं कई बार उत्तर प्रदेश से होती हैं कि कभी मायावती की पार्टी जो है उसमें तोड़फोड़ करेंगे, कभी बात होती है कि इधर चूंकि विधानसभा में सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी है तो उनकी पार्टी में तोड़फोड़, तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं बीच बीच में। लेकिन इन सब के बीच जो सत्तारूढ़ दल है और उसके लिए जब झटके लगते हैं, उसके लिए जब झटकों वाली बात आती है तो वो ज़्यादा ज़ोर से सुनाई पड़ती है। क्या इस जो शोरगुल है झटकों की, इसको दबाने की कोशिश में ये सब कुछ हो रहा है? अलग अलग जगहों पे जो प्रयोग हो रहे हैं या कुछ प्रयोग नहीं हो रहे हैं लेकिन उस पर बातें बहुत की जा रही हैं, या ऐसे शिगुफे, ऐसी बातें, ऐसी जो अलग अलग बातें जो फैलाई जाती हैं वो इसीलिए कि ये सियासत में सब कुछ चलता रहे और सत्तारूढ़ दल की तरफ कोई देखे नहीं। हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, विदेश में से हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं सोच रहे हैं कि टमाटर एक्सपोर्ट करो इंडिया को। तो समझ सकते हैं आप अभी टमाटर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया। स्वामी जी देखिए, मुझे आज वास्तविकता में राजीव जी सही में भक्तों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति हो रही है। जितने भी प्रदेश हैं और पिछले 30-40 साल से जो लोग बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे, दरी बिछाते रहे, आज बेचारे जो है वो दरी पे नहीं बैठ पा रहे हैं और सारे कांग्रेसी लोग जो हैं उनकी बातें करी जा रही हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ। और मुझे आज दूसरी एक और चीज याद आ रही है रानी लक्ष्मीबाई की, और मुझे ये याद आ रहा है कि बड़ा वास्तविकता में एक बात सिद्ध हो रही है कि प्रधान सेवक को वो लोग जरूर पसंद आते हैं जो कि रानी लक्ष्मीबाई हों या पंडित चंद्रशेखर आजाद हों या अशफाकुल्ला खां, जिन लोगों को धोखा दिया है, जिन लोगों को, उन लोगों को किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाए। देखिए, आज जो बुंदेलखंड के लोग हैं, उन अगर ये बात सच निकली, जिसको मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये अफवाह फैली है, हो सकता है कि ये सच हो, बुंदेलखंड के लोगों के दिल पे आज सांप लौट रहे होंगे। वो व्यक्ति जो कि राहुल गांधी का सबसे नजदीकी था। और जो दूसरी बात भी उड़ाई जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा अपना लें, नहीं तो वो चाचा के पास लौट जाएं। और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, और वही आरोप जो उनके ऊपर पहले शिवसेना वाले लगाते थे कि अपने लोगों को वो सारा धन आवंटन करते हैं और दूसरे लोगों को नहीं देते हैं, उधर अजीत पवार, जिनको राहुल गांधी को धोखा दिया था, जिस व्यक्ति ने, जिनके खानदान के लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के खानदान के लोगों को धोखा दिया था, आज उनको अगर पुरस्कृत होते हैं तो भारत का जो इतिहास है, भारत के जो क्रांतिवीरों का इतिहास है, भारत के लिए जो संघर्ष करने वालों का इतिहास है, उनके प्रति भी राजीव जी मेरी सहानुभूति है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जवानी में मेहनत कर रहे थे कि बुढ़ापे में शायद उनको कुछ फल मिल जाए, मुझे लगता है कि सारा फल उन लोगों को मिलेगा जो कि शिवसेना तोड़ के आएंगे,
जो कि एनसीपी तोड़ के आएंगे और जो कांग्रेस तोड़ के आएंगे, अपने नेताओं को धोखा दे के आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भक्तों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए मैं उनसे करूंगा, धीरज रखिए। अब आपका ये जो संकट काल है 9 महीने का है, उसके बाद देश में शांति का शासन होगा, प्रेम और सद्भाव चलेगा, और ये जो नफरत की आप लोगों ने आग लगा रखी थी, इसको देश की जनता बुझा देगी। जी, देश की जनता बुझाएगी इस नफरत की आग को। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ऐसे भी लोकतंत्र है तो बुझाने का काम जो है वो जनता का ही है। पार्टियों का काम जो है वो आग लगाना भी नहीं है, शांतिपूर्ण शासन करने का काम है। लेकिन शासन क्या शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? क्या 15 लाख रुपए आ गए? बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई दूर हो गई, डॉलर जो है वो आ गया नीचे, पेट्रोल की कीमत कम हो गई। बहुत सारे सवाल, जैसा अभी कह रहे थे हमारे साथी धनंजय जी शायद कह रहे थे, वो उन सवालों के जवाब जो हैं वो क्या मिलेंगे? 9 साल में तो नहीं मिले, आगे मिलेंगे क्या? खैर, आगे बढ़ें और प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, बहुत कुछ आपके पास रहता है, नई चीज़ें आप लेके आते हैं। आजकल एक बात और भी आ रही है कि ये जो रूपी रूबल ट्रेड वाला जो मामला है, रूपी यूनान रूबल में बदल गया है। ये क्या मामला है? दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कह रहा हूं, शायद आपको लग रहा होगा कि एक दूसरी बात यहाँ कहाँ से आ गई। युआन जो है वो चीन की करेंसी है, आपको पता ही है, और रूबल रशिया की करेंसी है, और रुपया हिंदुस्तान की करेंसी है। हालांकि रुपया जो है वो पाकिस्तान की भी है और इधर बांग्लादेश भी है और नेपाल में भी यही कहा जाता है। लेकिन बात हम हिंदुस्तान की, चीन की और रूस की अचानक कैसे करने लगे? आना चाहता हूं सीधे प्रशांत जी आपके पास। ये तेल खरीदी के मामले में डायरेक्ट पैसा न देकर के चीन के साथ चीन को पैसा दे रहे हैं, या चीन के रुपए में हम रशिया को दे रहे हैं, और चीन को आंखें दिखा रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक। और हमारे बीच में चीन आ रहा है, हमारे और रूस की दोस्ती के बीच में चीन मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि नहीं जी, ना बाबा ना, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1। लेकिन हम जा रहे हैं उसी रास्ते पे। यह भी जनता के लिए झटका है। जरा उस झटके को उजागर कर दीजिए प्रशांत जी। हाँ, मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ जो बाइडेन की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में सवाल हो गया सबरीना सिद्दीकी का, उसकी नाराजगी वो अमेरिका पे निकाल रहे हैं। तो अब मोदी जी डॉलर की जगह चीन की करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। देखिए, और दूसरी बात राजीव जी ये कि जब इस रास्ते से, रूस के रास्ते से या कभी ईरान से हम तेल लेते हैं तो वो रुपये में ट्रेडिंग होती है, हमारी करेंसी में ट्रेडिंग होती है। अभी तक यही हो रहा था। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी विदेशी मुद्रा बचती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि हमको सस्ता मिलता है उनसे। लेकिन जो सस्ता मिल रहा है, पहली बात कि वो कंज्यूमर तक वो नहीं पहुंच रहा है। वो ऑयल रिफाइनरी कंपनियां अपने जेब में उस प्रॉफिट को रख रही हैं। सस्ता मिल रहा है, कई डॉलर सस्ता मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। प्लस वो डॉलर, क्योंकि रुपया कमज़ोर है, तो डॉलर की जगह खरीदने पर, युआन से खरीदने पर और सस्ता मिलता है। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप कर क्या रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अपनी विदेश नीति के साथ। तो आप बड़ी एक कंट्री जिसका कि चीन से आपने केवल अभी टिकटॉक बैन किया है, और टिकटॉक बैन करके आपने लाल आंखें दिखाई हैं, हमारे 16 जवानों की मौत का आपने ये वो लिया है बदला उससे। वो आपके यहाँ बैठा हुआ है, वो गांव के नाम बदल देता है, वो अंदर घुस आता है, उसकी करेंसी को आप मजबूत कर रहे हैं। और चीन तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मार्केट में बहुत खेल करता है। आप उसके पार्टनर इन क्राइम हो गए। हम ईरान से भी तेल कई बार लेते हैं जो कि रुपये पे होता है, और पिछली अमेरिका की सरकार में, ट्रंप की सरकार में कई बार हमारे रिस्ट्रिक्शन लगते थे।
बुश की सरकार के दौरान भी लगे रिस्ट्रिक्शंस। हम कोई ऑल्टरनेटिव रूट से पेमेंट करते थे उन कंपनियों को। कलकत्ता में बैंक, यूको बैंक में या कहीं अकाउंट खोला गया था और वो जर्मनी के थ्रू, कभी दुबई के थ्रू पेमेंट होते थे। अब आपने चीन की ताकत, चीन को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये बड़ी हैरानी की बात है। और उसका कोई जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो कंज्यूमर को भी नहीं जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो राजनीति की बात है राजीव जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये कि आप 9 साल आपको हो गए। ये कोई दिन नहीं है, मौका नहीं है पूरी सरकार के 9 साल के काम को रिव्यू करने का, लेकिन काम कुछ है नहीं। आप देखिए, कर्नाटक से लेकर भोपाल तक, या अभी 3 राज्यों में मोदी जाने वाले हैं। क्या मोदी जी अपने 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? वो 2-3 बातें करते हैं कि 2014 तक कुछ नहीं हुआ था, और दूसरी बात, वो विपक्षी नेताओं पे आरोप लगाते हैं। सरकारें गिराई हैं, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, नोटबंदी की है, जीएसटी लगाई है, इकोनॉमी का बाजा बजा दिया है, बेरोजगारी अपने 40 साल के चरम पर है, महंगाई इतनी है कि जो खरीदने का जो ताकत है कंज्यूमर की, बाइंग पावर, वो कम हो गई है बुरी तरीके से चारों तरफ। मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे ये कहा जा सके कि गवर्नेंस के मामले पे आपने कुछ नहीं किया होता तो 2 कानून ही सही ले आते। गुजराल साहब बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बड़ी विदेश नीति तो दे गए वो, गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से। वीपी सिंह कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय को का एक बड़ा कदम उठा के चले गए ना वो। आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया। याद करें कि जैसे आज मैं गुजराल जी को याद कर रहा हूं, या मैं वीपी सिंह को याद कर रहा हूं, मैं मनमोहन सिंह, इनके कार्यकाल लंबे थे, बहुत कुछ काम किया, मनरेगा से लेकर आरटीआई और दुनिया भर के आर्थिक रिफॉर्म्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात यह कि मोदी जी ने क्या किया है। कोई एक पाकिस्तान कमजोर कंट्री पे आपने हमला करके आपने, और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक करके, आपने 2019 में अपना ले लिया वोट। आप चीन से तो नहीं बराबरी से आप आंख मिला पा रहे हो, तो कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए लगातार वो देखिए कि नेगेटिव बातें करते हैं, और ये नेगेटिव एजेंडा लेकर चुनाव में नहीं। इस वक्त मोदी जी के पास आइडिया नहीं है कोई, राहुल गांधी को रोकने के कोई उपाय नहीं उनके पास, सब कुछ कर लिया। क्या स्मृति ईरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से राहुल गांधी रुक पाएंगे? आपने मेंबरशिप ले ली, ईडी से पूछताछ करवा ली, मुकदमा करा दिया, पुलिस से लाठी चलवा दी, सब कुछ तो करा दिया राहुल गांधी के खिलाफ। आपने मकान ले लिया उसका। तो स्मृति ईरानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के आप राहुल गांधी को नहीं रोक पाएंगे। तो आइडिया की कमी है राजीव जी, और बगैर आइडिया के आप आगे नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां से इनको आ रहा था, जो गंगोत्री थी, जो पैसे भी दे रही थी, आइडिया भी दे रही थी, इंतजाम भी कर रही थी आपका, उसने अपने पैर पीछे किए। इसलिए मोदी जी के का कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ होता है तो वो गड़बड़ा जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस कहीं से कम आया। कोई एक स्विच जो है वो बंद हुआ है पीछे से राजीव जी। कोई स्विच बंद हो गया है, और बंद होने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सुनील शुक्ला जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या? राजीव जी, कोई ना कोई स्विच तो बंद हुआ। एक और कर्नाटक चुनाव के दौरान इसने सर्वेक्षणकर्ताओं में ये लोग रहे हैं जिनका सर्वेक्षण 100% सफल सही साबित हुआ था।
इन्होंने राजस्थान को लेकर के एक सर्वे किया। राजस्थान का सर्वे ये कहता है कि कांग्रेस को 110 से 115 सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को 60 से 65 सीटें मिलेंगी और अदर्स को 15 से 20 सीटें मिलेंगी। इसी संस्थान का सर्वे यह भी कहता है कि लगभग 59% जनता अशोक गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इन्होंने मध्य प्रदेश का भी सर्वे किया। मध्य प्रदेश के इनके सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 145 से 150 सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव होता है तो। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85 सीटें मिलेंगी और अदर्स को 2 से 5 सीटें मिलेंगी। ये पॉलिटिकल क्रिटिक का सर्वे है। इसके अलावा इन्होंने तेलंगाना का भी सर्वे किया। तेलंगाना के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बीआरएस और आईएनसी मतलब कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला बता रहा है। इनका ये कहना है कि 50 से 55 सीटें मिलेंगी बीआरएस को, कांग्रेस को मिलेगी 35, भारतीय जनता पार्टी को 5 से 10, एमआईएम को 5 से 7, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को 1 से 2। यह स्विच बंद होने वाले ही सर्वेक्षण हैं। जिस संस्थान ने यह सर्वे किया है, यह इसलिए यह मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक के सर्वे के दौरान इनका सर्वेक्षण बहुत ही सही साबित हुआ था। और भी सर्वेक्षण आए हैं राजस्थान को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, और वो सर्वेक्षण वो हैं जो जिनको हम और आप गोदी मीडिया के नाम से संबोधित करते हैं। लोग उनको गोदी मीडिया के नाम से संबोधित करते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। सवाल केवल यही है कि अगर आप जनता के मसलों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जनता आपसे नहीं जुड़ेगी। जनता ने 2014 में आपका इसलिए साथ पकड़ा था कि आपने लोगों को यह आश्वासन दिया कि आप एक नया भारत बनाएंगे। वो भारत कहाँ चला गया उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। नया भारत बनाने के क्रम में जिन जिन कोशिशें की आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, आप धारा 370 खत्म किए, आपने आपने पराक्रम दिखला, बैंकों के मर्जर किए, तमाम तरह की आपने बातें की। इन पे आप चर्चा भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बताने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप इससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। गोया कि अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो जनता आपकी बात नहीं करेगी, जनता आपको छोड़ते ही चली जाएगी। हालात यही है और यह लगातार संदेश मिल रहा है, यह लगातार संदेश लोग दे रहे हैं। होगी राजस्थान में अगर यह सर्वेक्षण ये बता रहा है तो आप कल्पना कीजिए कि अगर 59% लोग ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए तो किस बात का संकेत है? आपने एक लाभार्थी का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश किया था, इसको भी ध्वस्त कर दिया है राजस्थान की सरकार ने। और हर मामले में उन्होंने आपको लोगों के साथ जोड़ने की जितनी भी कोशिशें थी, उन कोशिशों से बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय कर लिया। अब केवल आपको इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस संगठन के स्तर पे कहां कमजोर हो। आप इस आधार पे लंबी राजनीति नहीं कर सकते। अपने प्रतिद्वंदी के कमजोर होने के इंतजार में अगर आप अपनी ताकत नहीं बटोरते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंदी से लड़ नहीं सकते। आपकी अपनी ही ताकत अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने की क्षमता आपको देती है और जीतने हारने का फैसला करती है। प्रतिद्वंदी की जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति यही है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल आप विपक्षी दलों की आलोचना करके जनमत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो उनकी कमियां थी, विपक्षी दलों की जो कमियां थी, विपक्षी दलों ने जो गलतियां की थी राजनीतिक तौर पर, उसकी सजा लोगों ने दे दिया। वो तो उनके साथ है नहीं, लेकिन उन्होंने आपको विकल्प के रूप में चुना और आप अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस देश का युवा यह कह रहा है कि रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, अगर इस देश के आंकड़े कह रहे हैं कि 65 लाख से अधिक लोग नौकरी की उम्मीद छोड़ करके अपने गांव लौट गए हैं, कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते चले जा रहे हैं, बाजार में डिमांड नहीं है, मांग ही नहीं है, लोगों की क्रय क्षमता खत्म करती जा रही है,
तो क्या आपका यह आंकड़ा लोगों को संतोष दे देगा कि आप 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं? आपके आंकड़े लोगों के जो का जो कष्ट है उसको खत्म कर देगा? कि लोगों के जो कष्ट, अगर उनको चोट लगी है तो उससे मरहम की आवश्यकता है? क्या दवा का विज्ञापन करके उसको उनके चोट को दूर कर देंगे? क्या हम इन दवाओं का उत्पादन करते हैं? वो दवाएं हैं कहाँ? और अगर हमारे पास वो दवा नहीं है तो वो व्यक्ति का जो चोट है वो धीरे धीरे कोड़ जो है वो खाज में बदल जाएगा और वो ऐसा दर्द देगा कि हम व्यक्ति को हमेशा याद रहेगा वो किन लापरवाहियों के से इन हालात में हम पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्तर पर भी चूक रही है क्योंकि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मसलों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने गवर्नेंस की बात नहीं करती है तो वह राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर यह सोचती है कि वह केंद्रीय सत्ता, सरकारी मशीनरी और जांच एजेंसियों के भरोसे अपनी ताकत को बनाए रखेगी तो बहुत मुगालते में है। न इतिहास में कोई कर पाया है न भविष्य में कोई कर पाएगा। सरकारें लोग अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए चुनते हैं, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नहीं चुनते हैं। हमें जानना चाहते हैं कि अगर हमने हम पर भरोसा किया है तो उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए आपने क्या क्या किया। और लोग लगता है कि सरकार इस तरह का विश्वास खोती जा रही है और लोगों के बीच ये लगातार संदेश आ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो एनडीएमसी का एमसीडी का चुनाव हो और चाहे अभी पश्चिम बंगाल में जो ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव हुए हैं और या अभी जो राजनीतिक सर्वेक्षण सामने आ रहा है। इन चीज़ों का जवाब इस सरकार के पास कुछ नहीं है और अगर इन चीज़ों का जवाब आपके पास नहीं है तो आप झटके खाने के लिए तैयार रहिए। और यह भी है कि अगर यमुना का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो चेतावनी यह है कि निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जी, यमुना का स्तर निचले स्थानों से लोग जो है सुरक्षित स्थानों पे जाएं, आप समझ सकते हैं इशारा किधर है। हालांकि इन इशारों के साथ सियासी इशारा जो हमारे साथी सुनील शुक्ला जी दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी सच्चाई है कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। जो लोग किनारे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये अपील हमारी तरफ से भी है और ये अपील तो दिल्ली सरकार कर ही रही है। और दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार जो है वो क्या कुछ कर रही है, किस डेंजर जोन में है, उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। ज़रा जल्दी अब कार्यक्रम ऑलरेडी 8 मिनट आगे हम बढ़ा चुके हैं और 8 मिनट तो कम से कम आप लोग और लेंगे मैं समझता हूँ। धनंजय जी और शकील अख्तर जी से पहले वादा कर चुका हूँ कि बेंगलुरु में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर अपनी बात रखेंगे और साथ साथ पहले, लेकिन धनंजय जी, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उसका असर क्या आप देख रहे हैं? बेंगलुरु में उसका असर दिखाई देगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, बेंगलुरु में तो क्या है कि विजेता लोग जा रहे हैं, घबराए हुए लोग वहाँ जमा नहीं हो रहे हैं। वहाँ वो जमा हो रहे हैं जो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, कैसे खुद को बचाया जाए, जो फंसे हुए लोग हैं वो, जिनको बचाना चाह रहे हैं, अपनी सरकार बचाना है वो। अब देखिए ना, कल उन लोगों ने जो है रात में मीटिंग की, 2 बजे तक मीटिंग की है। अब तक विभागों का बंटवारा तय नहीं हुआ। कई दिन हो गए ना, कितने दिन हो गए मंत्रिमंडल को फिर से विस्तार पाए हुए, अजीत पवार जी को ओथ लिए हुए। अब वो कह रहे हैं कि अजीत पवार जी चाह रहे हैं सहकारिता मंत्रालय उनके पास हो, वित्त मंत्रालय उसका उनके पास हो, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा था। तो अब सहकारिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, यही तो असल खेल है। लेकिन ये तो तब मिलेगा जब वो जो है उनके पास वो बहुमत होगा दल बदल करने के लिए। अभी तो टोटा उनको विधायकों का हो गया है कि शरद पवार जी के पास ये है कि अजीत पवार अगर बीजेपी को छोड़ करके अगर कुछ नहीं होता है, मायूस हो जाते हैं, तो फिर लौट के अगर जाते हैं शरद पवार के यहाँ, तो शरद पवार तो शरद पवार के तो भतीजे हैं, वो अजीत पवार भतीजा है, तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको कोई संकट नहीं है जो शिंदे जी के पास संकट है। शिंदे जी के पास संकट है कि वहां से अगर हटाए गए तो फिर कहाँ जाएंगे? अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, और पार्टी खड़ी करेंगे तो कैसे चलाएंगे? पार्टी खड़ी करना, चलाना आसान काम नहीं है। आप जाकर के बिहार जाकर के देखिए मांझी जी को, चिराग पासवान जी को भी देखिए। वो एक और सहनी साहब थे, वो भी पार्टी लेके आए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी फिर पार्टी लेके आए हैं। देखिए कैसी पार्टी चल रही है।
पप्पू यादव भी एक पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी। तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो बनाना, अब सोच लीजिए मांझी जी तो मुख्यमंत्री थे बिहार के जब वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब क्या नागरिक जो है जिन जिन मकसदों के लिए, जिसके लिए उनको वोट दिया था, जो उनको दायित्व सौंपा था बीजेपी सरकार को या मोदी सरकार को, क्या वो दायित्व उन्होंने निभाया? तो नागरिक के काम क्या किए? वो कहेंगे हमने 370 हटा दिया, हमने जो है वो क्या कहते हैं ये राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर तो गांव में लोगों ने अपने पैसे से बनवाया। कोई गांव है हमारे हिंदुस्तान में जहां नहीं है? एक गांव का नाम लीजिए जहां मंदिर नहीं है। मैं तो देखता हूं कि एक एक गांव में 5-5 मंदिर है, और कोई सरकार ने वो मंदिर नहीं बनवाया है, तो मंदिर नहीं बनवाया है। बड़े बड़े मंदिर भले राजाओं ने बनवाया, होलकर का बड़ा नाम आता है और दूसरे राजा है जिन्होंने बनवाया मंदिर, लेकिन हर गांव में मंदिर है। वो मंदिर किसने बनाए? गांव के लोग, या उस जमाने में जमींदारी के वक्त भी जिनके पास खेत था, जिनके पास चीजें थी, उन लोगों ने मंदिर। तो मंदिर बनाने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है, अस्पताल बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, स्कूल बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार की जरूरत है। अब ये बताइए ये कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? जाके बोल के तो आए कितने। अब एम्स बना दिए बोलते हैं, ये जिला अस्पतालों के बाहर एम्स का बोर्ड टांग दिया, उससे एम्स बन जाता है। तो नागरिकों ने जो कहा था, जो चाहा था, इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार है, 9 साल में 2, 4, 15, 20, 25 कांग्रेसियों को बंद कर देते। भ्रष्टाचार के आरोप में अगर किसी को बंद किया गया इस देश में मंत्री के तौर पे, तो वो भी बीजेपी ने, वो नहीं, कांग्रेस ने बंद किया था। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा था, अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया था तो, हालांकि वो भी बरी हो गए। तो ये एक आदमी का नाम बताइए ना जिसको इन्होंने बंद किया भ्रष्टाचार के आरोप में। अब ईडी को, जिसको उन्होंने दुकान खोली थी कि ईडी सब कर देगा, मतलब देश में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ईडी है। ईडी की चर्चा इतनी कभी किसी ने सुनी नहीं। अब वो ईडी का हेड ही जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये तो बड़ा, अब इस पे क्या किया जाए? हंसा जाए या रोया जाए? उनकी बुद्धि पे तरस खाया जाए, या उनको कहा जाए कि अब ये तरस खाया जाए, या उनको कहा जाए कि अब ये जो है मनमानी कर रहे हैं? तो भाई बड़ी दुखद बात है। और ये मुझे लगता है जनता इस बार सवाल करेगी, जनता छोड़ेगी नहीं, सवाल करेगी, जनता छोड़ेगी नहीं। जनता, नागरिक जो है, देश के नागरिक जो है, जिनको भारत का संविधान और भारत के संविधान बनाने वालों ने यह अधिकार दिया है कि आप ही देश के नागरिक, आप ही मालिक हो देश के। कोई राजा रजवाड़ा, रियासत, सिंधिया मालिक नहीं है इस देश के, ना अडानी मालिक है इस देश का, ना अंबानी मालिक है इस देश के। इस देश का मालिक वो नागरिक है, जिस 80 करोड़ नागरिक को ये 5 किलो अनाज पाने वाला बना दिया है जिन्होंने, वो देश का मालिक है। अब ये कितनी विडंबना की बात है कि जो देश का मालिक है वो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा है, और जो देश का आम नागरिक है वो जो है मालिक बन के बैठा हुआ। तो ये समझने वाली बात है। मुझे लगता है जनता इस बार इनको समझा देगी। अब की बार फलाना सरकार, अभी देखिए, अब की बार भ्रष्ट सरकार नहीं करने वाली है जनता। जनता ये चुनने वाले नहीं, अब की बार भ्रष्ट सरकार। जी राजीव जी। जनता अब की बार क्या सरकार चुनेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार चुनने से पहले सरकार के लिए, यानी कि सत्ता में आने के लिए जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें बीजेपी भी अपने कई सारे पत्ते नहीं खोली हैं, अभी आने वाले समय में खोलेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी एकता जो है वो अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई, वो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो दिख रही है उनकी एकता की जो तस्वीर है। आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ शकील अख्तर जी कि बेंगलुरु से आप क्या कुछ देख रहे हैं? अगले सोमवार को बेंगलुरु में बैठक है, यानी 17 और 18 तारीख को, और उसी बीच यानी 18 तारीख को इधर हम लोग देख रहे हैं कि एक बैठक दिल्ली में भी है जो एनडीए की बैठक होने जा रही है। इन्होंने भी अपनी बैठक बुलाई है, यानी दोनों तरफ चुनौतियां हैं। कैसे देख रहे हैं बेंगलुरु को? देखिए, आज जो स्थिति कांग्रेस की है वैसी स्थिति कांग्रेस की 1978 में भी थी। इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी लोकसभा का, लेकिन वापस आने के लिए इसी तरह की जद्दोजहद कर रही थीं जैसे राहुल गांधी आज कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास भी आज कोई संसद सदस्यता नहीं है, इंदिरा गांधी के पास भी नहीं थी। 1978 में इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, उपचुनाव लड़ूंगी। कहाँ से लड़ूंगी? कर्नाटक से, चिकमंगलूर से। और कर्नाटक चिकमंगलूर से उन्होंने वापसी की।
इसी तरह आप याद करिए कि सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव 1998 में उनको राजनीति में आना पड़ा था। स्थितियां ऐसी थी कि वो आईं, और पहला चुनाव 1999 में उन्होंने कहाँ से लड़ा? बेल्लारी से, कर्नाटक से। साथ में अमेठी से भी लड़ा था उन्होंने, 2 जगह से लड़ा था। तो बेल्लारी उन्होंने चुना। तो कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक हमेशा ऐसी ज़मीन रही है जहाँ से उसने ग्रैंड वापसी की है। 1999 के बाद लड़के सोनिया गांधी ने संघर्ष किया, और 2004 में, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को सरकार वापस ला के दी। इसी तरह इंदिरा गांधी ने, जब बुरी तरह कांग्रेस हारी हुई थी, खुद इंदिरा गांधी हार चुकी थी, संजय गांधी हार चुके थे, 1980 में ज़बरदस्त वापसी की। तो आज बेंगलुरु, कर्नाटक कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए वहाँ पे आपने अभी बताया कि खुद सोनिया गांधी भी जा रही हैं। सोनिया गांधी का जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी अब राजनीति से धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं। लेकिन वो सोनिया गांधी हैं जो 2004 में कांग्रेस को वापस लाई थी, और उनके अंदर वो जिजीविषा, वो हिम्मत हमेशा रही है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो हमेशा लड़ती और संघर्ष करती नजर आ रही हैं। तो अगले चुनाव तक, 2024 तक जितना भी हो सकेगा सोनिया गांधी करेंगी। तो इस टाइम बेंगलुरु का मतलब यही है, कर्नाटक का मतलब यही है कि वहाँ से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ विपक्षी दल जो भी एकजुट हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी की ये मणिपुर यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी को निकाला जाना, राहुल का संघर्ष, इसने विपक्ष को ये बता दिया कि अगर हमारे लिए कोई लड़ सकता है या कोई जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है तो राहुल गांधी है। और इसीलिए विपक्ष जो है राहुल गांधी के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो बेंगलुरु से 17 और 18 तारीख को एक बड़ा मैसेज जाएगा, और सब लोग देखेंगे कि 18 तारीख को फाइनल मीटिंग हो रही होगी बेंगलुरु में, और एनडीए की मीटिंग भी उन दिनों दिल्ली में हो रही होगी। तो देखेंगे सब लोग कि कौन कहाँ कितने बड़े नेता मौजूद होते हैं, एनडीए में कितने बड़े नेता आते हैं, और बेंगलुरु में कितने बड़े नेता आते हैं। जी बिल्कुल, एनडीए में कितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल आते हैं, और बेंगलुरु में कितने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दल आते हैं। दोनों के बीच जो है एक कंपटीशन भी उसी दौर में आप देखेंगे, क्योंकि 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में और इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक, यानी कि बीजेपी के घटक दलों की बैठक होगी। और 2019 में जितने दल साथ में थे, क्या आज की तारीख में उतने दल बीजेपी के साथ हैं चुनाव में, ये भी देखना होगा। और यूपीए या कोई नए नाम के साथ आता है या यूपीए ही रहता है, ये सब भी हम देखेंगे। तो बहुत कुछ अभी आने वाले समय में होना है। लेकिन उस बीच जो कुछ खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बीजेपी को झटके पे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अलग अलग तस्वीरें हम जो अभी पिछले 1.5-2 घंटे से आप तक पहुंचा रहे थे। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपको, शकील अख्तर जी आपको, सुनील शुक्ला जी आपको, धनंजय कुमार जी आपको, अमरेंद्र उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में लगातार और चर्चा में आप भी भागीदार रहते हैं, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, आप सबको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और विजय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि राजीव जी, आप वैचारिक क्रांति की लौ को पूरी समग्रता, जिजीविषा के साथ संवाद के माध्यम से प्रज्वलित कर रहे हैं। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची समाज सेवा है, यही सामाजिक समरसता है, यही सच्ची मानवता है। बहुत शुक्रिया आपको। राजकुमारी सैनी जी हमारे साथ में बनी हुई हैं, बेस्ट चैनल लिख रही हैं, यासीन अंसारी जी हमारे साथ हैं, और जाकर गटर मीडिया देख लिख रहे हैं किसी और को, और अजय कुमार महापात्रा जी हैं, थैंक्स फॉर डीबी लाइव सपोर्ट ऑफ राजीव जी, गुड नाइट आपको भी अजय कुमार महापात्रा जी। विजय कोमल जी, राहुल ग्रेट लिख रहे हैं, और दत्ता माने भी हमारे साथ में हैं, यासीन अंसारी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ JR मिश्रा साहब हैं, कह रहे हैं ED डायरेक्टर के बारे में आया फैसला सराहनीय है, पैसों के लिए कलम बिक जाए ज़रूरी तो नहीं, ओहदों के लिए धर्म बिक जाए ज़रूरी तो नहीं, समय ही सबका सुल्तान होता है, याद रखिए कोई उसकी नज़र से बच जाए ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत खूब JR मिश्रा साहब। जीनत अली खालीज ट्रेडिंग LSC का लिखना है, प्लीज़ डिस्कस वार इन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के बारे में डिस्कस
अबाउट सेड लिख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में बात होनी चाहिए। दीपक शिंदे साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, पैनलिस्ट एंड ऑल। और राजेंद्र बंसोड़े साहब कह रहे हैं गुड इवनिंग राजीव जी, बेंगलुरु से हर दिन शाम 7 बजे इंतज़ार करते हैं हम डीबी लाइव चैनल का। ईमानदार पत्रकारिता को धन्यवाद, चैनल जैसे हमारे देश को, डीबी लाइव चैनल जैसे हमारे देश को ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत धन्यवाद आपको। और गोदरा जी हमारे साथ, टेकुराम तारिकुल आलम भी हमारे साथ में बने हुए हैं। अजय कुमार महात्रा, डीबी लाइव दुनिया को नया दिशे को ले जाएगा लिख रहे हैं अजय कुमार महापात्रा। राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ, सुमित नरखेड़े साहब बेहतरीन चर्चा लिख रहे हैं, बेहतरीन पैनलिस्ट, बेहतरीन विश्लेषण, वेल डन, थैंक यू आपको। और विजय यादव जी डीबी लाइव बेहतरीन लिख रहे हैं। सुमित नरखेड़े साहब हमारे साथ बने हुए हैं। और असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि राजीव जी एक अच्छी चर्चा के लिए दिल से सैल्यूट, इतना वक्त कहाँ गुजर गया पता नहीं चलता है। बिल्कुल हम भी चर्चा करते रहते हैं असलम भाई, और हम सबको भी पता नहीं चलता कि कैसे वक्त गुजर जाता है। सबकी बातें, सबके विचार, और आप सब कमेंट लिखते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। नवनीत रंजन जी हैं, लिख रहे हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। और विजय पाल प्रजापति जी हैं, राजीव जी आपकी डिबेट सुनकर लगता है अभी चौथा स्तंभ जिंदा है। बहुत शुक्रिया आपको विजय पाल प्रजापति जी। और वाहिद खान साहब कह रहे हैं आज भ्रष्टाचार से देश परेशान है। जो चलन 500 रुपये का आज 5000 रुपये है। अब जनता के सामने 2 रास्ते बचे हैं, तो रिश्ते दो, नहीं तो ऑनलाइन चैनल आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और शीतल मोहित भी हमारे साथ हैं। शीतल मोहित साहब का कमेंट थोड़ा ऊपर चला गया, शायद पहली बार। हाँ, शीतल मोहिते का कहना है कि फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड योर प्रोग्राम, फाउंड वेरी फैक्चुअल बेस्ड। बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक्स टू यू शीतल मोहिते, आपने हमें देखा और आपने कमेंट लिखा, बहुत धन्यवाद आपको। स्मोकी ब्लॉग्स का कहना है गुड नाइट सर, आई लव यू एवरीबॉडी, जय अपोजिशन, लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस, यूनाइटेड विथ लव लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। रवि प्रकाश जी हैं, नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार रवि प्रकाश जी। शिव कुमार गुप्ता जी हैं। राहुल गांधी बहुत शानदार नेता हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं, जिस दिन भारत के पीएम बनेंगे बहुत सफल होंगे, शुभकामनाएं उनको दिल से, उनके दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं है। बहुत बड़ी बात आप लिख रहे हैं शिव कुमार गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपको। शैलेंद्र कुमारी साथ लिख रहे हैं। और इग्रा त्यागी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण कुमार सर आपको प्रणाम, आपको भी प्रणाम करता हूं लक्ष्मण कुमार जी। सरताज खान जी हैं फ्रॉम मस्कट ओमान से, डीबी लाइव चैनल जिंदाबाद लिख रहे हैं। गिरजा प्रसाद जी हैं, लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का बहुत ही ऐतिहासिक था, भाजपा बहुत ही मनमानी कर रही है। नरेंद्र गोस्वामी साहब कह रहे हैं आजकल चर्चा में रोज अवरोध हो रहा है। जी चेक करवाता हूँ क्या अवरोध है, लेकिन चेक जरूर करवाऊँगा, शायद कुछ अवरोध है, आप सही कह रहे हैं। और ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे साथी। गोविंद राम 1957 का कहना है राजीव जी आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, आप सभी पैनलिस्ट को शुभ रात्रि। ईवीएम पर भी बात करें, बहुत शुक्रिया। सुमित नरखेड़े जी हमारे साथ। स्वपन चटर्जी साहब हैं, जो नकली आदमी प्रधानमंत्री बनकर अपने आप को देश का मालिक समझ रहा था, अब जनता बताएगी देश का मालिक कौन है। और सौदागर ट्रेडिंग कंपनी भी है, हिंदू नहीं मोदी जी की सत्ता खतरे में है। मोहम्मद नासिम खान भी हैं, गुड राहुल गांधी लिख रहे हैं। और JR मिश्रा साहब कह रहे हैं मुख्यधारा का मीडिया दिशाहीन हो गया है, आपके विचार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दिशाहीन तो है ही। डॉक्टर सजाद अली सैयद साहब हैं, डॉक्टर सजाद अली सैयद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। और सौदागर ट्रेडिंग भी, सुमित नरखेड़े भी हमारे साथ में, सबीर अली भी, राजीव जी राहुल गांधी जैसा नेता नहीं देखा। और मैक्स एम का कहना है कृपया महंगाई रक्षकों को कहें कि महंगाई की रक्षा करते समय मुस्कुराया न करें, ये लोग 10 साल में इतना भी नहीं सीख पाए, इन्हें नाचने के लिए म्यूजिक चाहिए, चाहे वो खुशी का हो या गम का हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैक्स एम। और
ऐसे बहुत सारे सौदागर ट्रेडिंग कंपनी हिंदू नहीं मोदी जी खतरे में है लिख रहे हैं। सुमित नरखड़े भी हमारे साथ, धन्यवाद सर जी लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको भी। और ऐसे तमाम साथियों जिनके कमेंट छूट गए हों, लखेंद्र कुमार जी हैं, आप सबसे विदा लेना चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट साथियों के साथ और कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।